सबको मेरा नमस्कार। और बहन जी ने इतनी ज़्यादा बातें बताई, बड़ी प्रशंसा की, पर मैं उतना भयानक हूँ नहीं। वह बिल्कुल देसी व्यक्ति हूँ। कभी विदेश में पढ़ा नहीं, कभी कहीं गया नहीं। गया पढ़ाने गया 5 साल इंग्लैंड में, पर पढ़ने कभी नहीं गए। तो पढ़े तो हमें जलंधर, फगवाड़ा, अमृतसर। तो एक बार मेरे स्टूडेंट्स ने पूछा कि आप अगर यहीं पढ़ के छोटे छोटे गांव में स्कूल में, आई पास में मैट्रिक फ्रॉम स्कूल विलेज, तो आप अगर अमेरिका जाके आपने PhD किया होता या कहीं इंग्लैंड जा किया होता तो क्या होता? मैंने कहा मैं बताता हूँ क्या होता। एक तो बाईपास सर्जरी हुई होती, 2 बार डाइवोर्स हुआ होता। यहाँ रह के 58 साल हो गए हैं, उसी स्त्री के साथ रह रहा हूँ। सेम वाइफ। तो ये फर्क है। बाहर जाते तो ये होता, कुछ फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ पढ़ रहे हो, जो हो वो आप हो। आपने ही जो करना है वही काम नहीं करना है, आप कहीं भी रहिए। तो जगह बदल के सोचे कि मैं अच्छी जगह नहीं हूँ, मैं वहाँ होता तो पता नहीं क्या होता। कुछ नहीं होता, जो हो रहा है वो आप पे भी निर्भर है, आप पर ही रहता है। और अभी मजाक में मैं कह रहा था, आजकल अब उम्र ज़्यादा हो गई है, 85वें साल में चल रहा हूँ, तो थोड़ा शरीर का धर्म है। शरीर थोड़ा परेशान करता है, दिमाग तेज चलता है, शरीर पीछे रह जाता है, साथ साथ नहीं चलता। पर दीपा जी ने इतने प्यार से इतने आग्रह किया, और कौल साहब हमारे थे 12-1 साल सीनियर थे एज में। हम उनके नाम सुनते रहते थे एज ए सीनियर टीचर, और श्रद्धा रहती थी, उनका पढ़ते भी थे। तो इसी एक बड़ी अच्छी बात है कि हम अपने टीचर को याद करें। अपने टीचर्स को याद करना बहुत अच्छी बात है। और हम तो हमारी पहली टीचर तो माँ ही होती है, तो माँ को ही याद करें। उसके बाद आगे जो स्कूल में जिन टीचर्स ने पढ़ाया, फिर यूनिवर्सिटी में जिन्होंने पढ़ाया, और उनसे हमने क्या क्या सीखा। ये सीखना हमारे हाथ में है। तो जो व्यक्ति आप बता रहा है, कितने कुछ लोगों को बता रहा है, उसका भी पेट तो रोटी खाने से ही पड़ता है, सुनने वालों की इज्जत से नहीं पड़ता। पर अगर हम टीचर की इज्जत नहीं करते तो हम उससे कुछ सीख नहीं सकते। तो इसलिए टीचर्स की तरफ श्रद्धा रखना, उनको याद करना अच्छी बात है। और इसलिए मैंने सहर्ष, बड़ी नम्रता और खुशी से आपका इनविटेशन ग्रेटफुली मैंने एक्सेप्ट किया, वेरी ग्रेटफुली। सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट दिया है इन्होंने भारत का साहित्य। वैसे मैं अंग्रेजी का प्रोफेसर हूँ, पर अब अंग्रेजी भूल गई है, काफ़ी हाथ तंग हो गया है। क्योंकि अंग्रेजी में बोलने से हर वक्त कई बार जो बात आप कहना चाहते हो, क्योंकि अपने आप ही बोल के अपने आप को ही सुनाने का तो कोई अर्थ नहीं है। बोले, अब जिनके सामने बोल रहे हैं, अगर कम्युनियन नहीं हुआ, कम्युनिकेशन नहीं, कम्युनियन, वो दोनों का एकाग्रचित हो जाएगा, उनका एक जैसा, तभी बात बनती। तो उसके लिए ज़रूरी है कि कई बार जो हमारे अपने विचार हैं, हमारी अपनी जो धारणाएं हैं, उनको अगर हम अनुवाद करके बोलते हैं तो वो कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है, या वो व्यर्थ हो ही जाता है। अनर्थ ना भी हो तो व्यर्थ हो जाता है। तो इसलिए धीरे धीरे मुझे आदत पड़ गई मिक्स्ड, एक प्रकार की प्राकृत बोलने की, अंग्रेजी भी, हिंदी भी। और क्योंकि मैं अमृतसर का हूँ, तो कई बार चलते चलते पंजाबी भी बोल जाता हूँ। मेरे स्टूडेंट्स JNU में तो सब कुछ ऑप्शनल था, कोर्सेज भी ऑप्शनल थे। तो नए स्टूडेंट्स पूछते थे कि सारे कोर्सेज ऑप्शनल है, कहते हाँ, पर कपिल कपूर जी का कंपल्सरी है, उनके कोर्सेज।
क्योंकि उनके कोर्सेज में आप जाएंगे और कुछ नहीं तो पंजाबी जरूर सीख जाएंगे। सब्जेक्ट नहीं तो पंजाबी सीख जाएंगे। तो इस तरह अच्छा बात समय बीता, शुरू भी बहुत याद करते हैं, बहुत अफेक्शन मिला बच्चों से, और उसके लिए उस कारण ही शायद इतने साल 64 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। तो 64 साल में जितना प्यार मिला बच्चों से, उसके कारण शायद अभी भी मेरी आवाज़ खुली हुई है और मैं कुछ बोल लेता हूँ। विषय जो दिया भारतीय साहित्य और भारतीय दृष्टि, बहुत अच्छा विषय है। थोड़ा सा उसमें मुझे लगा कि उसको मुझे समझना है कि मैं जब कहते हैं भारतीय साहित्य, तो भारतीय साहित्य की विशेषताएं या भारतीय साहित्य का विहंगम जो है बॉडी है, या भारतीय साहित्य की प्रकृति मतलब किस चीज़ के बारे में हमें बात करनी है। तो मुझे ध्यान आया कि एक साहित्य अकेडमी ने लेट 50-60s में 15 साल लगा के वी.के. गोकप जी थे उनके एडिटर, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन लिटरेचर बनाया था। वो कॉपी शायद आपकी लाइब्रेरी में होगी, उसकी 5 वॉल्यूम है। उसकी इंट्रोडक्शन गोकप जी ने लिखी, और फिर गोकप जी जब उन्होंने छपाश्री छोड़ दिया तो अमरीश सिन्हा जी ने उसको आगे काम को किया। उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, तो मैंने सोचा शायद वही एक क्रक्स है, एक इशू है। इशू ये है कि जिसे हम भारतीय साहित्य कहते हैं, वो इतनी भाषाओं में लिखा जाता है, इतनी भाषाओं में। अगर आप सेंसस को भूल भी जाएं और थोड़ा लिंग्विस्टिकली देखें, तो जो बोली होती है, अगर आप बोलियां, इतनी बोलियां, ऐसी बोलियां गिने जिनके 1000 से ज़्यादा बोलने वाले हैं, तो 700 तो बोलियां हैं। और अगर आप ऐसी भाषाएं गिने जिनमें जितनी भी बोलियां हैं वो 1000 से ज़्यादा स्पीकर्स की हैं, तो 259 भाषाएं हैं हमारे देश में। सारी भाषाओं की लिपि नहीं है, लिपि केवल 28 भाषाओं की है, लिपि केवल 28 भाषाओं की है, पर साहित्य सब भाषाओं में है। इसलिए हमारा जो साहित्य है वो थोड़ा सा यूरोप, अमेरिका वगैरह से अलग है। उनकी लिखित परंपरा है, उनका लिखित साहित्य है। पुराने जमाने से ग्रीक्स जो होते थे, यूनानी लोग, वो अपनी स्क्रिप्ट को पूजते थे। और मोसेस जब माउंट सिनाई पे गए, जब यहूदियों को इजिप्ट से फ्री किया, तो माउंट सिनाई पे गए। क्यों? क्योंकि यहूदी जो इतने दबे हुए थे इजिप्ट में, वो जैसे कोई चीज़, आपने कोई स्प्रिंग वाला मेंढक दबाया हो, जब आप अंगूठा उठाएंगे तो वो कूदता है। तो वो फ्री हुए, तो वो जहाँ जाके घाटी में रहे, तो उनका मॉरल सिस्टम बिगड़ गया। सिटीज लाइक सोडोम एंड गोमोरा स्ट्रक बाय द राथ ऑफ गॉड, मतलब उनका सोशल मॉरल वैल्यूज खत्म हो गए। तो मोसेस जिसने फ्री कराया था, ही वाज वेरी पजल्ड। तो माउंट सिनाई में वो गए गॉड से मिलने। कंप्रोमाइज है, गॉड केम हाफ वे डाउन एंड मोसेस वेंट अप। और वो मिले, तो उन्होंने भगवान से कहा कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो कुछ बताइए, नसीहत दीजिए। तो 10 कमांडमेंट्स जिनको कहते हैं, भगवान ने 10 कमांडमेंट्स बोली। तो मोसेस ने कहा कि सर कृपा करके इनको लिख दीजिए, क्योंकि उनकी संस्कृति में अगर कोई जाके कहे कि मैं बहुत सियाने व्यक्ति से मिला, या उसने मुझे ये कहा और ये करने को कहा, तो उनकी संस्कृति में कोई मानेगा नहीं। उनको आपको लिख के दिखाना पड़ेगा, लिखा हुआ, क्योंकि उसने ये लिख के दिया है। हमारी संस्कृति में अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाएं,
एक लंबी एप्लीकेशन लेके क्लर्क के सामने रखें तो वो उसको हटा के कहेगा बताओ क्या बात है। और यूरोप में एक्चुअली आई हैव एक्सपीरियंस, यू गो एक कर्टसी में हम लोग कागज देने से पहले मुंह से कुछ बोलते हैं कि आई हैव ए प्रॉब्लम। जैसे ही बोला उसने कहा पुट इट डाउन ऑन पेपर, लिख के दो हमको। तो अभी भी ये भेद है। तो हमारा 259 लैंग्वेजेस में से 211 लैंग्वेजेस का साहित्य मौखिक साहित्य है, लिखी रही है। नॉर्थ ईस्ट की लैंग्वेजेस हैं, आदिवासियों की भाषाएं हैं जो कि इससे लिखित नहीं है। तो इसलिए भारतीय साहित्य, इतनी भाषाओं का साहित्य, क्या हमको कहना चाहिए कि भारत में बहुत बहुत साहित्य हैं, बहुत भाषाओं के साहित्य हैं, अलग अलग भाषाओं के, कि वो सारी भाषाओं के जो साहित्य हैं उनमें इतना कुछ एक जैसा है कि हम कहते हैं कि ये भारत का साहित्य है, भारत का साहित्य। अब जैसे यूएसए है, और यूएसए में भी वो तो यूएसए तो बेचारा अभी 400 साल वो अभी इन्फेंट है इंडियन सिविलाइजेशन के सामने। यूएसए इज एन इन्फेंट। हमारी सिविलाइजेशन, इंडिया सिविलाइजेशन फ्रॉम डे वन। एक बात और बता दूं, यूएनओ ने लिस्ट बनाई थी कि 46 सभ्यताएं हुई हैं ह्यूमन हिस्ट्री में, 46 सिविलाइजेशंस, 45 आर लॉस्ट। Only the Sanatan civilization of India continues to live and is still alive, हमारी। और ये जब हम लोग अपनी बुराई करते हैं, खासकर जो पढ़े लिखे लोग हैं, अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग, अपने देश की जब हम बुराई करते हैं कि बड़ा खराब है, बड़ी गरीबी है, औरतों के साथ बड़ा धक्का होता है, यहाँ न्याय तो होता ही नहीं है, यहाँ तो कोई ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो सारा विदेश से आता है, वगैरह वगैरह, हमें बाहर जाके ही कुछ कर सकते हैं, यहाँ हम कुछ नहीं कर सकते। जब हम ऐसी बातें करते सोचते हैं तो हमें ये प्रश्न भी पूछना चाहिए कि अगर ये भी सोचना चाहिए कि अगर हम इतने ही खराब हैं तो हम 10,000 साल से ज़्यादा जीवित कैसे हैं? हम भी खत्म हो जाते, नहीं हुए ना। अगर नहीं हुए तो कुछ गुण भी तो होंगे, कुछ गुण है ना हमारी। उसमें सबसे बड़ा गुण जो है, हमारी इंडियन सिविलाइजेशन इज द ओनली सिविलाइजेशन which is knowledge centered from day one, and it has survived because it is a knowledge centered civilization from day one. विश्व की सबसे पुरानी किताब ग्रंथ यहाँ लिखा है, सबसे पुरानी कविता यहाँ लिखी गई, प्रोज यहाँ लिखी गई, अरिथमेटिक्स की पहली किताब यहाँ लिखी गई, एस्ट्रोनॉमी की पहली किताब यहाँ लिखी गई, भाषा की फोनेटिक्स एंड ग्रामर विश्व के सबसे पहली यहाँ लिखी गई, सोशियोलॉजी, गृह सूत्र, श्रौत सूत्र, सोशियोलॉजी की किताबें यहाँ लिखी गई। ये अलग बात है कि हम जानते नहीं, हमें भुला दिया गया या कुछ हम भूल गए, हमें भुला दिया गया शिक्षा के द्वारा। कोई शिक्षा में कोई स्थान नहीं है, कोई बताता नहीं हमें, कोई किताब नहीं पढ़ाता। हम तो 5 पांडवों के नाम भी याद रखना कईयों को मुश्किल हो जाता है ना। कहते हैं भीम था, एक उसका बड़ा भाई, एक छोटा, 2 के नाम भूल गया, है ना, 5 पांडवों के नाम। और किसी ने इसे गलती से आप किसी से पूछ लें कि अद्वैत, अद्वैत लोग सब जानते, शब्द सुना हुआ है, वेदांत का शब्द सुना हुआ है कि अद्वैत के 5 स्कूल हैं मेजर, उनके 5 आचार्यों के नाम बता दीजिए, तो हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर भी नहीं बता सकते। और अगर किसी ने नाम 5 उनके आचार्यों को बता दीजिए तो पूछ लीजिए कि उनकी विशेषता क्या थी, क्या विशेषता उनके स्कूल में, वो नहीं पता। वो बता दे तो उनको ग्रंथ का नाम पूछ लीजिए, कुछ नहीं पता। तो हम, ये अलग बात है, बट वी आर। पर माइंड यू वन मोर थिंग, ये इग्नोरेंस जो है, ये पढ़े लिखी, जो पढ़ा लिखा इंडिया है ना, मेट्रोपॉलिटन सिटी वाला अर्बन इंडिया वहाँ है। पर अगर आप मेन रोड से हट के किसी गांव में चले जाएं, गांव में आप चले जाएं
तो गांव में जब आप बात करें मूल प्रश्नों की, एवरेज इंडियन, एवरेज ऑर्डिनरी इंडियन इज यूनेस्को इलिटरेट, मतलब यूनेस्को के हिसाब से वो नॉन लिटरेट, वो पढ़ नहीं सकता है ना, लिख नहीं सकता। बट एन एवरेज ऑर्डिनरी इंडियन हु इज यूनेस्को इलिटरेट इज in the world, the world's wisest educated person. Average Indian, rickshaw wala is a highly educated person. All you have to do is कि शाम को जब वो रिक्शा चला के दिन भर, शाम को 4-5 रिक्शा वाले बैठे या कहीं चाय की दुकान पे, आप उनके पास बैठ के उनकी बातें सुने या उनसे कुछ प्रश्न पूछें तो आपको बताएंगे, you'll be amazed कि उस प्रकार का डीप अंडरस्टैंडिंग क्या हुआ है। जो भारत की ज्ञान केंद्रित सभ्यता शुरू से है, वो ज्ञान धीरे धीरे कुछ विधाओं से, जिसका मैं अभी टाइम मिला तो जिक्र करूँगा, वो ज्ञान धीरे धीरे, हमारा ज्ञान जो है वो ग्रंथों तक सीमित नहीं है। हमारे यहाँ कथा प्रवचन परंपरा बड़ी प्राचीन है। और दूसरा, हमारे देश में ग्रंथों को उस भाषा से, जो भाषा अब बोलचाल की भाषा नहीं रही, ग्रंथों को उस भाषा से अनुवाद करके लोक भाषाओं में डालने की परंपरा भी बड़ी पुरानी है। तमिल में, कंबन में 9वीं शताब्दी में वाल्मीकि रामायण तमिल में करती है ना, 9वीं शताब्दी में। और ये इसलिए शुरू हुआ क्योंकि जैसे जैसे अरब इस्लामिक इन्वेजन भारत पे शुरू हुए, तो संस्कृत की इंस्टीट्यूशंस, हमारी यूनिवर्सिटियाँ और हमारी लाइब्रेरीज वो जल गई, यूनिवर्सिटियाँ ख़त्म हो गई, संस्कृत का पढ़ना पढ़ाना बैन हो गया। तो ये जब हुआ तो जो सोचने वाले लोग थे, हमारे ग्रेट थिंकर्स, ग्रेट एक्सेजीट्स, उन्होंने उस ग्रंथों को अनुवाद करना शुरू किया लोक भाषा में। रामानुजाचार्य जी, नाम कम लोगों ने सुना होगा, कभी तो सुना भी होगा। रामानुजाचार्य जी जो विशिष्ट अद्वैत के थिंकर हैं, शंकराचार्य के बाद वो नंबर 2 पे आते हैं। श्री पेरम्बदूर तमिलनाडु में पैदा हुए, उनके पिताजी प्रीस्ट थे, वो भी बड़े होकर वही मंदिर में प्रीस्ट बने। और वो ब्रह्म सूत्र, जिनको वेदांत सूत्र भी कहते हैं, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, हमारे जो दर्शन हैं वो जिज्ञासा से शुरू होते हैं। मैं जानना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू नो व्हाट इज ब्रह्म। तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र, उन्होंने ब्रह्म सूत्र पे लोगों को भाष्य कमेंटरी पर उनको समझाना शुरू किया तमिल में। तो जो चोल किंग था उस वक्त, चोला किंग, उसने कहा ये आप नहीं कर सकते, एक ज्ञान जो है संस्कृत भाषा में ही आप इसको फैलाइए, संस्कृत में ही। तो उन्होंने कहा मैं तो वही कर रहा हूँ जो महात्मा बुद्ध ने किया था। महात्मा बुद्ध ने भी जब अपनी बातें लोगों से की तो उन्होंने संस्कृत में नहीं की, पाली में की। पाली, पल्ली, उसका अर्थ होता है विलेज और मार्केट, जो मार्केट की भाषा है, विलेज की भाषा। तो उन्होंने उसमें तो वही करना, तो उन्होंने कहा आप यहाँ मत रहिए। तो बंगलौर मैसूर के बीच में एक टाउन है मांड्या। तो मांड्या का जो राजा था उसने उनको शरण दी, और उसके पास एक हिल है मेलकोटे पे नरसिंह का मंदिर बड़ा पुराना था, उनको वहाँ भेज दिया कि आप वहाँ जाइए और वहाँ जाके आप अपना काम करिए। अभी भी आप कभी वहाँ जाएं, एक तो वो अद्भुत जगह है, वहाँ कोई ड्यूटी नहीं करता, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, कोई वहाँ केमिस्ट नहीं है, और सभी विशिष्ट अद्वैती हैं जो वहाँ रहते हैं। और एक वहाँ 5 एकड़ का देव वन है। ये हमारे इंस्टीट्यूशन होती थी, अभी भी गाँव में भी, गाँव के बाद बनी होती थी छोटी सी। आजकल तो रियल एस्टेट बिल्डर्स ने सारी जमीन हथिया के फ्लैट्स बना दिए, अपार्टमेंट्स बना दिए,
नहीं तो हर गांव के बाहर की बनी होती थी। और माय फादर टेल्स मी दैट इन दी 20s एंड 30s में भी आपको गांव के बाहर निकलते तो आपको हिरन वगैरह नजर आते थे भागते हुए। खत्म हो गई सारी। बट एनी केस वहाँ देववन है 5 एकड़ का, उसमें हर्बल प्लांट्स, एरोमेटिक प्लांट। तो रामानुजाचार्य जी वहाँ गए, खड़ा बना हुआ है अभी भी। 12 साल उन्होंने ब्रह्मसूत्र समझाया और फिर संस्कृत में उसका निर्माण किया। उसको अभी किताब मिलती है, अंग्रेजी ट्रांसलेशन में भी मिलती है, पर पढ़ने वाले लोग नहीं हैं। आजकल आपने नोट किया होगा, टीचर्स ने भी, कि आजकल राइटर्स ज़्यादा हो गए हैं, रीडर्स कम हो गए हैं। किताबें लिखने वाले बहुत हो गए, पढ़ने वाले नहीं हैं। तो वही स्थिति को उन्होंने श्री भाष्य, शंकर भाष्य के बाद जो लोग क्रम में, क्योंकि हमारे यहाँ टीका परंपरा बड़ी स्ट्रांग है। एक ग्रंथ को लेके 2000 साल तक उसमें टीकाएं होती हैं, टीका पे टीका, टीका पे टीका, ऐसे होता है। जिससे क्योंकि रिकंटेक्चुअलाइजेशन ऑफ नॉलेज, समय के अनुसार विचारों का बदलना या विचारों का प्रयोग या उपयोग या दुरुपयोग जो भी होता है उसको देखना, ये परंपरा, टीका परंपरा रही है बड़ी पावरफुल। तो एनीवेज मैं तो बहुत ज़्यादा दूर चला गया। तो इंडियन साहित्य भारत साहित्य है। तो भारत का साहित्य क्या एक साहित्य है? क्या हम ये कहें कि बहुत रीजनल लैंग्वेजेस का साहित्य है? ये प्रश्न है। 3 एग्जाम्पल हैं। यूएसए की एग्जाम्पल है। यूएसए में भी मल्टीप्लिसिटी ऑफ पीपल हु केम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वो आके जर्मनी से, फ्रांस से, मैक्सिको से, साउथ अमेरिकन स्टेट से इकट्ठे रहे आगे। और देयर आर राइटर्स, देयर आर, जैसे वहाँ के ब्लैक अमेरिकन भी लिखते हैं, सारे लिखते हैं। एंड दे टॉक अबाउट एन अमेरिकन ड्रीम, और मोस्ट ऑफ देम हैव देयर ओन ड्रीम्स, बट दे ऑल राइट इन अमेरिकन इंग्लिश, एक भाषा लिखते हैं। तो इसलिए वो पैरेलल एग्जाम्पल नहीं बनती। यूरोप में काफ़ी चीज़ें, धर्म एक है और भाषाएं अलग हैं, उनकी भाषाएं अलग हैं, धर्म एक है। पर वो भी जो स्टेट्स बनी यूरोप की, हम लोगों ने तो उन्हीं से सीखा। नेशन क्या है? नेशन होती है एक जाति, एक धर्म, और रिलीजन, लैंग्वेज एंड थर्ड फैक्टर, नहीं कल्चर नहीं सर, एथनिसिटी, लैंग्वेज एंड रिलीजन। एथनिसिटी, लैंग्वेज एंड रिलीजन, these 3 things define a nation। और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले थे, हमारी तरह अंग्रेजी पढ़े हुए थे, तो उनको तो बड़ी चिंता हो गई, अरे इंडिया तो कंट्री नहीं है, नेशन ही नहीं है, क्योंकि उसमें तो एक भाषा होती है। एक उन्होंने विष्णु पुराण तो पढ़ा नहीं था 2nd सेंचुरी BC का, कि ये देश तो एक देश। विष्णु पुराण 2nd सेंचुरी BC से, या टॉलमी का रोमन मैप ऑफ इंडिया देख लिया होता, या यही सोच लिया होता कि जो भी विदेशी ह्यूमसान, फाहियान, मैगस्थनीज इंडिया में आए, उनको कभी शक नहीं पड़ा कि ये एक देश है। उनको तो ये इंडिया एक देश ही लगा। वो कहते थे हम इंडिया जा रहे हैं, पर हमारे पढ़े लिखे लोगों को बड़ा शक पड़ने लग गया कि इज इंडिया ए कंट्री, इज इंडिया वन नेशन, है ना। और नेशन बिल्डिंग में लग गए, उस बहाने आपस में लड़ने भी लग गए, लड़ते भी रहे, अब भी लड़ रहे हैं। बट द फैक्ट दैट अथर्ववेद के भूमि सूक्त में इस पूरे देश को राष्ट्र कहा गया है, एक राष्ट्र। तो जो यूरोप का भी एग्जाम्पल पैरेलल नहीं है, क्योंकि यूरोप अलग अलग भाषाओं में लिखते हैं, बट देयर इज नो सिंगल यूरोपियन लिटरेचर, बिकॉज the unit basically is political, and from the political unit the culture is influenced and derived. And secondly, ethnicity is very important. Why should the Germans conquer all the other states? Ethnicity is important. So उनकी एक यूनिफाइड कल्चरल एक्सप्रेशन नहीं है। तो यूरोपियन लिटरेचर भी, you can't talk about one European literature. There is German literature, there is French literature. तीसरी एग्जाम्पल, सोवियत यूनियन, बिफोर इट ब्रोक अप, सोवियत यूनियन, a conjury of nations, as Sabalov, one of their writers said, conjury of nations.
For Soviet Union, they is more complex because it was an empire, and it composed of about 70 nationalities. 70 nationalities, Azerbaijan वगैरह सारे उसका पार्ट थे. 70 nationalities, and they wrote literature in 57 languages. But each nationality wrote in the perspective of their own culture. So there was no single Soviet Union literature. But Indian literature, हमारा जो साहित्य है, आप अगर आप मॉडर्न राइटर्स भी गिने, मॉडर्न जो आजकल जो मॉडर्न, आई डोंट लाइक दैट वर्ड, बट मॉडर्न राइटर रविंद्रनाथ टैगोर है, मैंने यहाँ लिखे, प्रेमचंद है, जयशंकर प्रसाद है, शरद चंद्र हैं, भारती है तमिल का, जिगेश्वर करंथ हैं, बांद्रे जी हैं, ठकाजी शिवशंकर पिल्ले हैं, अरविंदो हैं, ये मॉडर्न है. बट इफ यू रीड देम, यू सी दे आर इन्फ्लुएंस्ड to some extent in their form and structure, but जो content है, content एक ही है, content एक ही है. और जो representative, जिनको हम representative Indian writers कहते हैं, भारतीय साहित्य के representative, उनमें तमिल का संगम poets, आलवार्स, तमिल के आलवार्स, नैनमार्स जो शैव और वैष्णवाइट पोइट्स हैं वो है, और देन ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के 21 साल की उम्र में उन्होंने जीवन समाधि दे दी अदिति में. नामदेव, एंड देन तुलसीदास, विद्यापति, एंड अब्दुल लतीफ शाह आंध्रा, एंड देन इवन योर मिर्जा. ये लोग जो हैं अलग अलग भाषाओं में लिखते हैं, पर उनकी जो सब्सटेंस है, उनकी जो वैल्यूज हैं, व्हाट दे एस्पाउस आर द सेम. सो रिप्रेजेंटेटिव, इसका रीजंस क्या है? इसके रीजन 3-4 हैं. एक तो वी हैव ए कंटिन्यूअस कल्चरल हिस्ट्री. नंबर, in fact, even before that, I will say, the fact that we inhabit a land which it appears God has naturally defined that as a unit. ऐसे ऊपर एक कैप है पहाड़ों की, इधर सुलेमान माउंटेन्स है, इधर म्यांमार के माउंटेन्स हैं, ट्रायंगल है, फिर वो ट्रायंगल में समुद्र है. So God has defined the geography. That we inhabit this geography means that we live in an environment and climate which is by and large the same. आप किसी टाइम पे भी किसी भी महीने में आप शहरों के टेम्परेचर्स देखने शुरू करिए, तो एक टाइम आता है जब अभी अब शुरू हो जाएगा 30 से 32, 30, 32, 34. चाहे आप दिल्ली देख लीजिए, चाहे चेन्नई देख लीजिए, चाहे बॉम्बे देख लीजिए, you know the climate, the temperatures are the same, and of course the six seasons that we have are the same. In the Asian context, Siberian land of ice, then Chinese wall से लेके हिमालय तक, it is the land of wind का land है. और साउथ ऑफ हिमालय जो हमारा देश है, it is the land of अग्नि, heat, अग्नि का देश. Although अग्नि के पुजारी ईरान के लोग बने, earlier we were one people, we got divided. अथर्ववेद बेसिकली ईरानियों का है, और अथर्वंस जो हैं वो ज़ोरोस्ट्रियन जो हैं वो अथर्वन हैं, ये जो पारसी लोग हैं. पर ये ज्योग्राफी और क्लाइमेट उसी को हमने इनहैबिट किया है. That is also conditioned our thinking, and then our culture. I said India is a knowledge-centered civilization, and Indian culture, that means the way people feel and think all over India, it is value-loaded. Values से based है. आप अगर हिंदी में तो आप पढ़ते रहते हैं, कबीर पढ़ते हैं, तुलसी पढ़ते हैं, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान. You know, this shared value system है. This value system all over India,
It comes from the common source, the knowledge centering. There is no time for me, and this is not the subject also. We have a very massive body of Vedic literature. वेद हैं, उपनिषद है, ब्राह्मण है, प्रातिशाख्य है, धर्मसूत्र है, वगैरह वगैरह। उन्हीं से निकलता है सारा से। अगर आपको शिवाजी का रंग साउथ वाले महाभारत के कर्ण को लिखते हैं, और उड़ीसा की प्रतिभा रे पांचाली द्रौपदी में लिखती है, तो जो स्रोत हैं, स्रोत एक हैं, और भिन्न भिन्न भाषाओं के लोग उन स्रोतों से कहानियां निकाल के, इंसिडेंट्स निकाल के, या पांडवानी है जैसे वो उसका भीम का कैरेक्टर निकाल, वो परफॉर्मेंस, जितना भारतीय साहित्य, आई एम कैटेगोरिकली सेइंग दिस, इज बेसिकली ओरल, मैट्रिकल लिटरेचर है हमारा। महाभारत रिटन टेक्स्ट नहीं है, परफॉर्मेटिव टेक्स्ट है। भारत का जो साहित्य है वो बेसिकली श्रव्य प्रेक्षण, ओरल विजुअल है, परफॉर्मेंस के लिए है, और गाया जाता है। हमारी तो डिक्शनरियाँ भी मैट्रिकल हैं, पुरानी डिक्शनरियाँ। मीटर का मतलब क्या होता है? मीटर से आप बंध जाते हैं, आपने जो भी कहना है आप एक मेजर स्पेस में कहिए, कुछ मेजर शब्दों में कहिए, है ना। मीटर से जैसे अनुष्टुप है तो वो 8 सिलेबल में इंटू 4 32 सिलेबल में आपको अपनी बात कहनी है। तो जैसे इसे कहा ना कि when you if you have grief, जब आपको कभी दुख होता है, अगर आप उसको मैट्रिकल पोएम में एक्सप्रेस करते हो, then you कंट्रोल योर ग्रीफ, आपका ग्रीफ भी कंट्रोल हो जाता है। तो उसी तरह मैट्रिकल सिस्टम्स आर बेसिकली इनंशिएटरी। तो हमारा साहित्य और विजुअल साहित्य है, परफॉर्मेटिव है, और इसीलिए तो रामायण से रामलीला होती है। महाभारत के इतनी परफॉर्मेंसेज हैं, यक्षगान है कर्नाटका में, और इधर गढ़वाल में 3 महीने 100 मील के एरिया में thousands of villagers participate in Mahabharata, enactment of Mahabharata. So performative, this is not true of any other literature. That's why it's one. चाहे आप यक्षगान तो कर्नाटक में है, और गढ़वाल में हिमालय में भी महाभारत है, और रामलीला तो हम सब जानते ही। रामायण एक ही है वाल्मीकि की, पर राम कथा हजारों है, और वो रामकथा हजारों रामकथा जो है वो परफॉर्मेटिव हो जाती है। तो इस कारण कई कारणों से ये वो भक्ति मूवमेंट, व्हाट आई एम एड्रेसिंग राइट नाउ इज के व्हाई डिफरेंट लैंग्वेजेस लिटरेचर इज इंडियन लिटरेचर। उसकी जो कॉमनैलिटीज हैं, ये सारी चीज़ें, परफॉर्मेंस वगैरह, द फैक्ट दैट दे आर परफॉर्म्ड, द फैक्ट दैट दे आर संग, these are things common to all Indian literature. And also the great bhakti movement, which started around 2nd, 3rd century BC. But इसका जो कोडिफिकेशन शुरू हुआ आंदाल के साथ। तमिल पोइटस थी आंदाल, जो रंगनाथन की भक्त थी, बड़ी उनकी अच्छी, सैड तो नहीं, बड़ी ब्यूटीफुल स्टोरी है। She was an abandoned girl, child, baby, and the gardener of that temple, Ranganathan temple, where was found it, वो gardener found her and brought her up. And as she grew, she started walking with her father, plucking flowers for the temple. And then she started going to the temple. And then she noticed that the father made garlands. Then she started making garlands. And then she took the garlands. And then instead of giving it to the priest, she put the garland on Ranganath. Every day she would, and the priest never minded. And then she saw there that in the temple, sutotras are sung in praise of Lord Ranganath. Then she started composing stotras. And by the time she was 9, her stotras started getting sung in the temple. And जब और 1-2 साल बड़ी हुई
तो priests who were very fond of all the priests for Pranam told the father gardener कि इसकी आप शादी कराओ, इसकी उम्र शादी की है। तो उसको कहा, तो उसने कहा कि I am already married to Lord Ranganath, उसको मैंने इतने बार गार्डनर डाला है कि I am married to Lord Ranganath। तो she insisted. It's very much like मीरा बहन जब उसने फेरे लिए थे तो कृष्ण की मूर्ति को पकड़ के एंड उसे राणा राज सिंह उनके जो हस्बैंड थे वो राणा, देखिए शी वॉज ए राठौर प्रिंसेस एंड मैरिड टू दी सिसोदियाज, टू टॉप राजपूत क्लैंस, बट शी टोल्ड हर हस्बैंड कि मैंने फेरे तो कृष्ण के साथ लिए, एंड ही एक्सेप्टेड इट। ही सेड यू अलाउ मी टू मैरी अगेन because the generation has to continue, the next prince. And she stayed there till her husband died, and then वो जो देवर था उसके कारण she left. It's a story in itself. She wrote to Tulsidas advised him and all those things. Anyways, तो ये जो भक्ति मूवमेंट है, भक्ति द्रविड़ उपजी है ना, लाए रामानंद ऊपर लाए, अंडाल्स के ज्ञानेश्वर, बसवन्ना, ज्ञानेश्वर, you come to Maharashtra, you come to Gujarat, Narsi Mehta, you come to Rajasthan. There were many Meeras before Meera. Singers in Rajasthan, there were many very bhakti women poets before Meera. And then from here you go to Punjab, you have Shah Hussain, you have Guru Nanak, you go to Ramanand, you go to Chaitanya Mahaprabhu, and then you go to Shankar Dev in Assam, and you go to Sarla Das in Odisha. एक पूरा गार्लैंड है भक्ति पोइट्स का, और भक्ति पोइट्स का तो जो भागवत धर्म ही स्रोत है, और वो भी वैल्यू ओरिएंटेड था। तो भक्ति मूवमेंट expressed itself in all the Indian languages. So the Indian literature, there is essentially one. That is the easiest thing to see. Two other things I said. One was the कथा प्रवचन परंपरा रामानुजाचार्य से शुरू हुई, और आपको आइडिया है कि मेलों में भागवत एक सप्ताह लगता है। जो मेले होते हैं वो एक सप्ताह होता है, सप्ताह ट्रेड फेयर, और सप्ताह जो होता है वो रिलीजियस फंक्शन होता है। उन सब में कथा होती है, कथा सुनाते हैं। आज भी आप सुबह टीवी चैनल खोलिए, टीवी चैनल आप खोलते हैं आप, तो जो आपको जो भारत के जो थिंकर्स हैं ना, यूनिवर्सिटियों में नहीं है। आप कभी 6:35 पे ये लगाइए संस्कार टीवी, तो आपको अवधेशानंद जी जो कि जूना अखाड़ा के हेड हैं वो बोलते हैं, उनकी कभी भाषा सुनिए। अमेजिंग वोकैबुलरी, अमेजिंग सटलिटी ऑफ थॉट, एंड यू लर्न सो मेनी थिंग्स। भाई मुझे एक बार, एंड कई बार क्या होता है, जो आपके विषय में आपको कोई प्रॉब्लम दिमाग में आ रही है, चिंतन कर रहे हो, कभी आप लगाते हो तो sometimes it happens that he speaks the same thing and solves your problem. ये एक्सीडेंटल होता है, कोइंसिडेंटल होता है, या वेवलेंथ थिंग होती, कुछ भी। जैसे एक बात बड़ी सुंदर है which I like, because young people, I like talking to the young people because they are, as I say, pots of gold. You can't break them, you can change them. पर हमारे जैसे बूढ़े हो, हम we are pots of clay. हमको आप बदल नहीं सकते, हमको तोड़ सकते हैं। तो इसलिए यंग लोगों का वो सुनते हैं, कुछ सोचते हैं, वो आगे इधर उधर करें। तो उनमें एक दिन मैंने पूछा, तो वो कह रहे थे कि व्यक्ति का धर्म क्या है, व्यक्ति का धर्म क्या है, ड्यूटी क्या है। 3 शब्द बोले, अर्पण, समर्पण और तर्पण। बहुत सुंदर शब्द है अर्पण। जैसे आप ग्रो करते हो, आप सोचते हो कि मुझे क्या करना है, फिर आप एक निर्णय लेते हैं कि मुझे ये करना है, ये हो गया अर्पण। फिर आप उसको करने के लिए अपनी सारी शक्ति, एनर्जी, बॉडी एंड माइंड उसके लिए लगाते हैं, वो है समर्पण। और जब आप उसको कर लेते हैं तो उसका तर्पण कर देते हैं कि ये सब जो मैंने किया या मेरे द्वारा हो गया,
ये मैंने अपने लिए नहीं किया, नॉट फॉर माई सेल्फ। अब बोला जब भी करो होती डालते हैं ना, वो कहते हैं इदम नमो, इदम नमो। तो एनीवेज तो ये इसी तरह समाज का भी बोले थे। और ये मैं कहानी एज ए टीचर, आई वॉज नोन टू बी ए टीचर who would never speak on the subject he decided he will speak on, but on other things. वो इधर से उधर, उधर से इधर कहानी बनती है, पर कहीं ना कहीं वो एक there is a river which runs through it all, there is a thread which runs through it all. तो मैंने नामदेव का नाम लिया था, नाम को एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि भाई हम लोग तो कहते थे कि इंडिया, नामदेव जी ज्ञानेश्वर के मित्र थे। ज्ञानेश्वर जी ने 15 साल की उम्र में भगवत गीता के ऊपर ओरल प्रवचन दिए थे, जो आज भी मिलते हैं। किताब का नाम है ज्ञानेश्वरी, ज्ञानेश्वरी। इट इज ए रिमार्केबली कंटेम्परेरी स्टेटमेंट। द क्वेश्चंस दैट वी आर लाइकली टू आस्क व्हेन वी रीड भगवत गीता, वो उनके आंसर उसमें मिलते हैं ज्ञानेश्वरी में। तो ज्ञानेश्वरी तो उनके साथ थे, पर ज्ञानेश्वर जी ने जिंदा समाधि ली, जिंदा, अलिंदी में, पूना के नजदीक। तो नामदेव जी बड़े अपसेट हुए, परटर्न हुए, तो वो वहाँ से महाराष्ट्र छोड़ दिए। कहाँ गए? पंजाब। और हम लोग पूछते हैं कि इज इंडिया ए कंट्री, और ये कब की बात है? 13वीं शताब्दी। वो पंजाब का घुमन गांव है, वहाँ गए, वहीं रहे, वहीं पूरे हुए। और नामदेव जी की जो मराठी में लिखी हुई वाणी है, वो आपको महाराष्ट्र के टेक्स्ट में नहीं मिलती पहली बार। वो पहली बार आपको मिलती है गुरु ग्रंथ साहब, गुरु ग्रंथ साहब। सो मराठी की वाणी गुरु ग्रंथ साहब में मिली। तो ये साहित्य तो एक ही है, एक ही साहित्य है, तभी पॉसिबल है। अदरवाइज यू कांट इमेजिन दिस काइंड ऑफ थिंग टू हैपन। तो वर्नैक्युलराइजेशन एंड कथा परंपरा, उसने ज्ञान को सेडिमेंट कर दिया इंडियन माइंड में। सो एवरेज इंडियन इज ए हाईली एजुकेटेड पर्सन। आई एम टेम्पटेड ऑफन टू टेल स्टोरीज बिकॉज they convey the message. Once outside BHU, we had a professor of English from Chandigarh. We went for a cup of tea outside BHU, जगह को कहते हैं लंका, क्योंकि बनारस में जो रामलीला होती है वो गंगा पार से शुरू होती है और जगह जगह डिफरेंट एपिसोड्स होते हैं। और जो आखिरी लड़ाई होती है राम रावण की, वो वहाँ होती है BHU के बाहर, इसे उसे लंका कहते हैं। वहाँ चाय की दुकानें हैं और बहुत लोग वहाँ बैठ के चाय पीते हैं, रिक्शा वाले भी, यूनिवर्सिटी वाले भी सारे। तो गए, जगह कम मिलती है, एक बेंच था, उस पर एक व्यक्ति उड़कू होकर बैठा, मतलब पैर रख के बेंच पे बैठे थे। दो के लिए जगह थी और वो साफा भी बांधा हुआ था। ऑब्वियसली ही वाज ए रिक्शा ड्राइवर, लगा रिक्शा चलाते हैं अपनी, एंड लॉस्ट। चाय भी पी रहे, बट यू कुड सी दैट ही इज लॉस्ट इन थॉट, कहीं दूर देख रहे हैं, दूर देख रहे हैं। तो वहाँ हम बैठ गए दोनों। तो मेरे साथ जो प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने कहना शुरू किया, देखिए कितनी साफ हवा है, कितना साफ वातावरण है, इतना सुंदर, कि व्हाट ए पिटी, क्या कितनी बुरी बात है कि गंगा मैली हो गई और गंगा को अब साफ करना पड़ा। 2-3 बार बोले तो वो कहते हैं, भाई साहब मैं कुछ कहूँ? बोले आपके हाथ अगर गंदे होते हैं तो किससे साफ करते हैं? पानी से। जमीन गंदी होती है, किससे साफ करते हैं? पानी से। कुछ भी मैला गंदा हो जाए तो किससे साफ करते हैं? जल से। जिस जल से सब चीज साफ होता है, वो मैला कैसे हो सकता है? आपने कहा गंगा मैली होगी, तो उन्होंने कहा नहीं, देखिए मैं अभी वहाँ से आए हैं, उसमें हड्डियाँ हैं, फूल पड़े हैं, इस तरह। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है सर, हवा और पानी, वायु और जल सुगंध और दुर्गंध को ले जाते हैं, पर लिप्त नहीं होते, लिप्त नहीं होते। ले जाते हैं पर लिप्त नहीं होते। अब प्रोफेसर साहब तो बड़ी तरह अंग्रेजी पढ़े लिखे प्रोफेसर साहब,
तो कहते जी मेरा मतलब है जैसे नहाने वाले होते हैं लोग, जब वो नहाने जाते हैं तो उनको वो दिखता है सब, तो वो कहते नहीं नहीं ये गंदा नहीं। तो उसने कहा बाबूजी आपको किसने कहा कि जो लोग यहाँ आते हैं, यहाँ कहीं भी जाते हैं जहाँ गंगा बहती है, आपको किसने कहा कि लोग जल में स्नान करते हैं? लोग जल में स्नान नहीं करते, लोग अपने ध्येय में स्नान करते हैं, वो गंगा में स्नान करते हैं। उनकी गंगा उनके यहाँ बहती है, उनको नहीं दिखती है, ये आपको दिखती है जिन्होंने स्नान नहीं करना, वो ध्येय में। तो वर्षा ने कहा हम अपना सेमिनार यूनिवर्सिटी में बंद कराते हैं, इनको ले चलते हैं एक लेक्चर करवाएंगे। देखिए कितना ज्ञान है और कितना गहरा समझ है, और वो अकॉर्डिंग टू यूनेस्को इज एन इलिटरेट पर्सन। तो ये ज्ञान आया कैसे? ये ज्ञान वैदिक समय का ज्ञान है, ग्रंथों का और उपनिषदों का। आप पढ़ेंगे आपको मिलेंगी चीज़ें वही, और वो कथा प्रवचन और वर्नैकुलराइजेशन, लोक भाषा में अनुवाद और लोक भाषा में ग्रंथों को समझाना, इन विधाओं से ये ज्ञान सेडिमेंट हो गया लोगों, आम जनता के दिमाग में। जैसे अगर एक पानी के गिलास को थोड़ी देर रखो तो जैसे रेत बैठ जाती है नीचे, ये सारा ज्ञान लोगों के दिमागों में बैठा हुआ है हमारे देश में। पर हमारी शिक्षा ने हम लोगों को इस ज्ञान से परे कर दिया है। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि हिंदुस्तान में अनपढ़ कौन है? जो पढ़ लिख गया। जो पढ़ लिख गया वो अनपढ़, उसे अपना कुछ नहीं पता, अपने ज्ञान और अपने बारे में हीन भावना, देश के बारे में हीन भावना, परंपरा के बारे में हीन भावना पैदा हो जाती है। और इतना कुछ है पर उसे कुछ पता नहीं रहता। तो ये इस प्रकार की जो सभ्यता है उसका जो एक्सप्रेशन है किसी भी भाषा में। मैंने नॉर्थ ईस्ट में मेरा दूसरा जो इन्होंने मेंशन किया ना विश्वकोश, वो काव्य शास्त्र का विश्वकोश है, और वो काव्य शास्त्र स्पोकन लैंग्वेजेस का, ओरलिटी का, ओरल, एवरी ऑल इंडियन लिटरेचर इज ओरल। देयर इज ओनली वन एनसाइक्लोपीडिया पोएटिक्स अभी तक दुनिया में, प्रिंसटन का, प्रिंसटन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ पोएट्री एंड पोएटिक्स, पोएटिक वो 3rd एडिशन में है। ये दूसरा है, पर ये यूनिक होगा क्योंकि उनका जो एनसाइक्लोपीडिया है वो लिखित लिटरेचर का है, हमारा ओरल का है, तो फॉर्म्स अलग हैं, सब चीज़ें अलग हैं। तो उसमें हमने 28 भाषाएं, नॉर्थ ईस्ट में हम गए, जैंतिया, खासी, गारो, ये जो जातियाँ हैं वहाँ की, काफ़ी उनमें से लोग क्रिश्चियन भी हो गए हैं। पर जो कल्चर है, जैसे हमें बताया गया ये जो सिक्किम में और इधर ऑरेंजेस बड़े होते हैं, तो उन्होंने कहा कि वो हनुमान जी जब वो ले जा रहे थे ना हिमालय की, तो कुछ सीड्स गिरे थे यहाँ, ऑरेंजेस गिरे थे, तब से यहाँ ऑरेंज। अरे क्रिश्चियन लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, लिखित लोग नहीं हैं, कहाँ की कहानी उनके अंदर बैठी हुई है। ये आपको जगह जगह मिलेगा। केरल में आपको ये एक हनुमान चालीसा का वर्जन मिलेगा मुसलमान भाइयों का, जिसमें वो हनुमान की जगह रहमान है और बाकी सब वही चलता है। तो ये वेरिएशन मल्टीपल है, बट बेसिकली आवर लिटरेचर, आवर लाइफ इज सेलिब्रेटरी। हम लोग सेलिब्रेटरी करते हैं। डेथ के बाद भी हम एक भोज करते हैं सब लोगों के लिए, सेलिब्रेटरी। जब हमारे लिए जन्म स्थान जरूरी है, हमारे यहाँ टूम्स नहीं है, हमारी कल्चर में टूम्स नहीं है, क्योंकि हम मानते ही नहीं कि कोई खत्म हो गया, कुछ भी खत्म नहीं होता। वो कहते आस पास ही है, तो उसका रूप बदल गया, शरीर छोड़ दिया। इसलिए आप जो सियाने लोग होते हैं यहाँ गाँव वाले, वो ये नहीं कहते कि वो मर गया है, वो कहते नहीं उसने शरीर छोड़ दिया, उसने शरीर छोड़ दिया। मैंने एक जगह एक फोटो देखी एक साधु सन्यासी की, बोले जी ये बहुत ज्ञानी है, बहुत ज्ञानी है। तो मैंने कहा मैं मिलना चाहूँगा। कि जी वो तो मुश्किल है, इन्होंने 15 साल पहले शरीर छोड़ दिया, बट ही इज यूजिंग प्रेजेंट टेंस, बहुत ज्ञानी है।
नहीं है, इन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। तो दिस इज वननेस ऑफ कल्चर। मैं बता दीजिएगा। हाँ, थोड़ा सा कंटिन्यू करूँ, ज़्यादा नहीं। तो ये वननेस ऑफ लिटरेचर ये पुराने ज़माने से रिकॉग्नाइज्ड है। पुराने ज़माने ग्रंथों में, पुराणों में, अग्नि पुराण में, अग्नि पुराण में वो बात करते हैं भारत के भिन्न भिन्न भाषाओं के। मैंने भी विष्णु पुराण का जिक्र किया। अब विष्णु पुराण में भारत खंड का एक चैप्टर है, वो पढ़िए तो देयर इज ए क्लियर रिकॉग्निशन कि इस देश में भिन्न भिन्न भाषाओं में साहित्य जो लिखा जाता है वो एक ही साहित्य है, एक ही तो उसका दर्शन है, उसका वैल्यू सिस्टम भी एक ही है। तो मैंने कहा ना, कल्चर हमारी वैल्यू लोडेड है और समाज, सारा समाज हिंदुस्तान के किसी भी पार्ट में चले जाइए, हमारा समाज जो है वो कर्तव्य परक है, ड्यूटी और ड्यूटी। अनफॉर्चुनेटली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स से सिखा, फंडामेंटल राइट्स। पर आप बच्चियाँ बैठी हैं, बेटे बैठे हैं, आप घर में जाके कहिए कि भाई मैं कमाता हूँ, मैं क्यों पैसे खर्चूँ, मैं क्यों भाई को पढ़ाऊँ, मैं बहन की शादी में क्यों पैसे दूँ, मैं कमाता हूँ, मेरा राइट है, आई अर्न माई मनी। कोई करेगा? वो माँ कहेगी वो तेरा दिमाग खराब हो गया क्या पढ़ के आया है? अवर सोसाइटी इज ड्यूटी ओरिएंटेड। सब वो कहेंगे कि तू पहले, तुझे क्या चाहिए, उससे पहले तू सोच तेरा फर्ज क्या है, फर्ज। तो देयर इज ए कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन आवर सोसाइटल सिस्टम एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने तो वहाँ से ले लिया ना। द ग्रेटेस्ट लाई एवर टोल्ड इन हिस्ट्री was in the document of the French Revolution, which says all men are born equal. It is the greatest lie. No two human beings are born equal. एक बाप के दो बेटे, किस्मत जुदा जुदा है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। पर उसी अगर सब बराबर होते तो आपको ना तो न्यायपालिका चाहिए, ना जस्टिस चाहिए, ना पुलिस चाहिए। वो तो होती इसलिए कि कोई मत्स्य न्याय होता है, द बिग फिश ईट्स द स्मॉल फिश, इसी कारण से। एंड तो ये करेक्ट नहीं है। हमारा समाज ड्यूटी परक है और हमारी जो एकता विच इज एक्सप्रेस्ड इन आवर लिटरेचर इन द फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस, हमारी एकता जो है वो चैतन्य की एकता है, चेतना की। वो जो चैतन्य है वो ज्ञान परक चैतन्य है। हर एक, आप कभी, आप बहुत लोग गए होंगे बाहर, मैंने तो खुद एक्सपीरियंस किया कि वहाँ के प्रोफेसरों को, क्रिश्चियन है, कहीं उनको बाइबल का भी नहीं पता, बाइबल की भी नहीं। जितनी हम लोग जब रिसर्च करते कराते हैं बाइबल पे, जितना हम समझते हैं उतना उनको पता ही नहीं। आम आदमी को तो पता ही नहीं है कि भी बाइबल में क्या है। पर यहाँ आपको स्ट्रीट वेंडर भी तुलसीदास की चौपाई सुना देता है, पनवाड़ी आपको तुलसीदास की चौपाइयाँ सुना देता है। तो यहाँ लोगों को ज्ञान है अपना बारे में। तो दिस द मोस्ट डेमोक्रेटिक system of knowledge is the oral system, because all you need is ears, and God has provided lids on the eye but no lids on the ear. कान खुले होने चाहिए। The only instrument you need, लियोटार्ड ने जब नॉलेज पे किताब लिखी तो उसने कहा अब कंप्यूटर आ गया है, और हमारे सैम पिट्रोडा साहब ने भी उसको लिखा कि जब कंप्यूटर आ गया है अब हम नॉलेज को डेमोक्रेटाइज कर दें कंप्यूटर से। अगर आप कंप्यूटर से डेमोक्रेट, मतलब क्या है, आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, उसके बाद आपको कंप्यूटर खरीदने के लिए पैसे होने चाहिए, फिर आपको कंप्यूटर खोलने का तरीका आना चाहिए, चलाने का, फिर उसमें अपनी साइट ढूंढने का, प्रोग्राम को ऑपरेट करने का, सर्च करने का, स्क्रॉल करने का, फिर डिसीजन करने का कि ये है मेरा। तब तक तो करते करते जब 2 घंटे हो जाएंगे तो आपको वहम हो जाएगा आज मैंने बड़ी मेहनत की, फिर आप कंप्यूटर बंद कर देंगे। पर मिल भी गया तो फिर डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके और फोल्डर बना के रख लेंगे, जब फुर्सत मिलेगी तो पढ़ लेंगे, है ना। इसका मोस्ट डेमोक्रेटिक इज द ओरल सिस्टम। इसलिए 6:35 पे सुबह आधा घंटा
सॉरी हाफ एन आवर, कभी आधा घंटा खोल के सुनिए। जितना उसमें सीखेंगे आप, वो ग्रंथों से नहीं मिलेगा, ग्रंथों से नहीं मिलता है। अब मैं ये एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि हमारे राजशेखर देव थे 7वीं शताब्दी के पोइटिशियन है संस्कृत के। उन्होंने एक इमेज बनाया है काव्य पुरुष, पर्सोनिफाइड एक्चुअली, पूरे भारतीय साहित्य को विजुअलाइज किया एज ए मैन, एज ए पर्सन। और उसमें वो मैं वहाँ छोड़ दिए, ज़रा मुझे देंगे आप एक मिनट सर दीज पेपर। मैं बताता हूँ वो कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि 7th सेंचुरी की है वो, और 7th सेंचुरी में ही इज टॉकिंग ऑफ लिटरेचर ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो ही सेज, ये उनकी राजशेखर की किताब है काव्य मीमांसा, अगेन ट्रांसलेशन में मिलती है। रिग्रेट टू से, रिग्रेट इसलिए कि फुर्सत तो हमारे पास है नहीं पढ़ने की, क्या करें, मिलती भी है, मिलना ज़रा किताबों का मिलना प्रॉब्लम है। सी भाई कह रही है वर्ड्स एंड मीनिंग टुगेदर, ये भामा की डेफिनेशन दी उन्होंने, शब्द अर्थ साहित्य काव्यम। लिटरेचर क्या है? जिसमें शब्द और अर्थ कंबाइंड होता है, और कालिदास उसको शिव पार्वती से कंपेयर करते हैं। जैसे शिव पार्वती टुगेदर, उसी तरह शब्द और अर्थ इकट्ठा होता है। वर्ड एंड मीनिंग टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट इट्स सब्सटेंस, काव्य पुरुष की सब्सटेंस। संस्कृत लैंग्वेज इज इट्स माउथ, प्राकृत आर इट्स आर्म्स, प्राकृत भाषा है। अपभ्रंशास आर इट्स थाइज। पैशाची लैंग्वेज दार्दिक नॉर्थ ईस्ट की, इट्स वीट एंड मिक्स्ड लैंग्वेजेस। केरला में अभी भी आपको मिक्स्ड लैंग्वेज मिलती है, लोग मलयालम और संस्कृत मिला के एक लैंग्वेज फॉर्म में जो चलती है। मिक्स्ड लैंग्वेजेस, इट्स चेस्ट, मिक्स्ड लैंग्वेज। सम ऑनेस्ट, प्लेजेंट, प्रसन्न, मेलोडियस, मधुर, लिबरल, उदार, विगरस, ओजस्व, दीज आर योर एट्रीब्यूट्स। ये इस साहित्य की क्वालिटीज हैं। एंड मीटर योर पोर्स, पोर होते हैं मेरे शरीर में पोर्स, मीटर इट्स पोर्स। एंड क्वेश्चन फॉलोड बाय एन आंसर, conundrum with story, problem or a solution, these are your modes. Kahani, kavita, quiz, these are the modes. Anuprasa, figure of speech. Alliteration, upama, civilization, and such other devices are its ornaments. Ornaments, figures of speech. And even Shruti, Vedas, even Shruti, dealing with ultimate meanings, praises you. वैदिक ग्रंथों में काव्य की प्रशंसा है। रसो वैसा, ये उपनिषद की स्टेटमेंट है कि सब कुछ अल्टीमेटली जो मीनिंग है वो रस जो है वो मीनिंग है। जैसे माइकल एक पोएम है वर्ड्सवर्थ की, या चेकॉफ की कहानी है ग्रीक। आप जब उसको पढ़ते हैं, बाद में कोई पूछे कि आप उसमें क्या है, तो आप कहें वो एक फादर है, एक सन है, वो बना रहे थे, घर बना रहे थे पहाड़ के ऊपर, पूरा नहीं कर पाए, लड़का लंदन चला गया, और भी डिस्क्राइब कर दिया फिर उसने ये। पर अगर वो जो लास्ट लाइन है उसे, एंड ही नेवर लिफ्टेड अप अ सिंगल स्टोन, फादर ही नेवर, जब वो चला गया बेटा, उसने कहा मैं आपको रोज, आजकल तो फोन है, पहले मैं चिट्ठी लिखूंगा, हफ्ते बाद, महीने बाद हो गया, 6 महीने हो गए, फिर चिट्ठी आनी बंद हो गई, लड़का खो गया। वो दोनों इकट्ठे पत्थर ले जाके मकान बनाते थे। जब ये हुआ तो लास्ट लाइन है, एंड ही नेवर लिफ्टेड अप अ सिंगल स्टोन। अगर हमको उसके उस दुख का,
दुख का एहसास, हमने उस दुख को महसूस नहीं किया तो हमें उस कविता का अर्थ समझ नहीं आया। ये है, दिस इज द सेंस ऑफ हैविंग दिस अल्टीमेट काइंड ऑफ सेंस। एंड आपने आराधना पिक्चर देखी होगी पुरानी, वो जो लड़की अपने बेटे को पायलट बनाना चाहती है, 21 साल नौकरानी बन के उस घर में रहती है, और एंड पे जब वो बन जाता है तो उसकी जो मंगेतर है उसको पता लग जाता है कि ये नौकरानी नहीं है, ये माँ है, और ये चाहती थी कि ये बेटा भी पायलट बने क्योंकि उसका फादर पायलट था। तो वो उसको ले जाती है और दरवाजे आधे के पीछे खड़ी है। अब बाल सफ़ेद हो गए हैं, झुर्रियाँ पड़ गई हैं, अब वो नहीं है जब उस वक़्त जब उस पायलट के साथ शी मैरिड इन ए टेम्पल, देयर वाज नो अदर प्रूफ, एंड दैट वेरी डे नेक्स्ट डे ही क्रैश्ड, ही डाइड। अब झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं और वो एक फाइटर प्लेन आता है, कॉकपिट खुलती है, उसमें निकलता है पायलट विद दिस, और जब वो चलता है उसकी चाल वही है जो उसकी थी। एंड द टीयर्स आर फ्लोइंग डाउन हर आईज। मैंने इस वक्त आपको सुनाया इस सेंस में थोड़ी अंग्रेजी, नहीं तो मैं जब भी कभी आगे भी सुनाता हूँ आई बिकम वेरी इमोशनल। और जब मैं फिल्म देखता था टीवी पर तो मैं भी रोता था जब वो रोती थी, और मेरी बेटी मुझे आवाज़ देती थी कई बार, पापा जल्दी आओ तुम्हारा रोने वाला सीन आ जल्दी आओ तुम्हारा रोने वाला है। अब देखिए उस मोमेंट में हम लोग ह्यूमन बीइंग, हम लोग तो इतने सेल्फ सेंटर्ड हैं, हमें अपना दुख ही महसूस होता है, हमें लगता है हमारे जितना दुख किसी को नहीं है, हमें अपना ही। पर उस मोमेंट में मैं अपने इस छोटे से सेल्फ से निकल के मुझे दूसरे का दुख अपना लगा और मुझे भी आंसू आ गए, तो मैं उस मोमेंट में अपनी इस बॉडी से लिबरेट हो गया, स्वतंत्र हो गया, और जो मैं हूँ एक छोटा इंसान, मैं उस मोमेंट में बड़ा एक इवॉल्व ह्यूमन बीइंग बना। ये इफेक्ट है उसका। और इसको अभिनव गुप्त जो 10वीं शताब्दी के कश्मीर के बहुत बड़े पॉलिटिशियन हुए, वो कहते हैं सत्व उद्रेक प्रकाशमय, कि जब आप कोई ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट ग्रेट पढ़ते हो तो सत्व का उद्रेक होता है, सत्व राइजेस इन यू, सात्विक, एंड प्रकाशमय यू बिकम एफल्जेंट हो जाते हो, दिस इज द इफेक्ट। तो ये इस कारण से ये साहित्य को देखा। अब मैं काव्य पुरुष इसको छोड़ के मैं 5 मिनट लूँगा ऑन योर सेकेंड दृष्टि जो इन्होंने एक लिखा हुआ है। आई एम सॉरी, आई थिंक आई एम टैक्सिंग योर पेशेंस, पर क्योंकि कहा था इन्होंने कि भाई इंडियन लिटरेचर और इंडियन दृष्टि, द वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। तो पहला हमारे यहाँ देखिए एक प्रश्न जो वेस्ट में भी रहा, हमारे यहाँ भी रहा, कि क्या कविता से या कहानी से हमें ज्ञान मिल सकता है, कि ज्ञान के लिए हमको दर्शन या टेक्निकल ग्रंथ ही पढ़ने। आपने पढ़ा होगा कि प्लेटो अरिस्टोटल की डिबेट है। प्लेटो कहता है कि होमर जो है, होमर तो बेकार का था, वही उसने तो 30 साल इस शहर में रहा, पर उसने इस शहर के लिए किया क्या? उससे तो ज़्यादा काम लेजिस्लेटर जो उसने हमारे लेजिस्लेटर नहीं देखे थे ना, कि लेजिस्लेटर, एक लेजिस्लेटर का नाम है चरणदास। यू विल बी सरप्राइज कि चरणदास जो है ग्रीक स्टेट का लेजिस्लेटर, उसने अच्छे लॉज बनाए। ये क्या करता है? ये तो ही डिस्टर्ब्स द इमोशंस ऑफ द यंग पीपल। उनको इतना इमोशनल बना देता है कि वो रोने लगते हैं, ये करे, काफी मैडनेस है, बिकॉज पोएट इज ए मैडमैन, और वो मैडनेस को स्प्रेड करता है। तो होमर इज नॉट, होमर से आप, पर उसका जो शिष्य था अरिस्टोटल, he said no, there is historical truth, there is philosophical truth,
but above them is the poetic truth, the universal truth. तो ये डिबेट उनकी बड़ी काफ़ी लंबी चली, हमारे यहाँ भी ये चली। हमारे यहाँ पोइटिशियन ने कहा, राजशेखर को कोट करता है कि साहित्य जो होता है उसमें जो बातें होती हैं वो असत्य, असंगत और अलंकारिक होती हैं। असत्य, अनट्रूथ। जैसे पोइट्स लिखते हैं कि मानस के राजहंस, मानसरोवर झील के राजहंस, ये बड़ी ही कॉमन एक है जो पोइट्री में मिलती है। पर राजहंस तो नदियों में होते हैं, झील में होते ही, वो लिखते हैं। असत्य होता है, असंगत बातें होती हैं, असंगत, जिनका कोहेरेंस नहीं होता है, कोहेरेंस नहीं है एक दूसरे के साथ इवेंट्स का, वो भी दे पुट टुगेदर थिंग्स, कि जैसे शेली कहता है कि उसको बर्ड को कि तू मुझे अपनी ग्लैडनेस सिखा दे, तू मुझे सिखा दे कि तू इतनी खुश कैसे रहती है। अब ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। अलंकारिक के हनुमान जी कूद के लंका चले गए, कूद के। तो हम कहते हैं कि ये तो होता नहीं, ऐसे तो नहीं होता। जी सर, थैंक यू सर। तो हनुमान जी कूद गए, हमको यह सीता की अग्नि परीक्षा है ना, हम लोग कहते हैं कि ये देखो, पर अंग्रेजी में एक होता है एसिड टेस्ट, ही पास द एसिड टेस्ट। उसमें कोई नहीं कहता कि क्या वो एसिड के टैंक में घुसा था, या मिल्खा सिंह वाले फ्लाइंग सिख वो होता था क्या, और वो अंग्रेजी में कहा हुआ है तो वो अलग शब्द कर लेते। अगर हम अपनी भाषा में कहें कि वो उड़ के चला गया, कूद के चला गया, तो अलंकारिक भाषा होती है ये बातें। इसका जवाब बड़ा सुंदर देते हैं। अगर साहित्य सारा यही है तो साहित्य से हमें ज्ञान नहीं मिल सकता, पर वो कहते नहीं, ये तो इस प्रकार की जो एम्प्लॉयमेंट ऑफ डिवाइसेस है इस तरह के, ये तो दर्शन में भी है। और तैतरीय उपनिषद में से 9 बड़ी फेमस कोट करते हैं, 2 birds sit on the same branch of a tree, one eats the fruit, the other watches. 2 birds sit on the same branch of a tree, one eats the fruit, the other watches. अब इसके सिंबल कई अर्थ हैं। एक तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर, और एक बहुत बड़े अच्छे प्रोफेसर बनारस में थे V.S. अग्रवाल जी, जिन्होंने पाणिनि कालीन भारत की किताब लिखी थी। उन्होंने एक किताब और बनाई थी जिसमें इस तरह की एक्सट्रैक्ट्स उपनिषदों से और उनकी पेंटिंग, पैरेलल पेज पे पेंटिंग बनाई। तो उन्होंने इसकी पेंटिंग बनाई। 2 बर्ड्स बैठे, एक खा रही है चिड़िया, दूसरी देख रही, चिड़िया तो नहीं, चिड़िया खा रहा होगा। ये तो हमारी संस्कृति है ना, आदमी खाता है, वाइफ खिलाती है ना। और साउथ इंडिया में तो आएंगार्स वगैरह में तो वाइफ खड़ी रहती है, खड़ी रह के खिलाती है ना। तो एक मीनिंग ये भी हो सकता है। मेरी वाइफ वैसे साउथ इंडियन है, वो नाराज होती है इस बात से, पर ये होता है। वहाँ को नहीं खिलाती वैसे वो, पर उनके समाज में खिलाया जाता है। एक ये भी अर्थ है, बट उसका जो असली अर्थ ये है कि हमारे अंदर, सबके अंदर 2 पक्षी हैं। एक भोक्ता जो भोगता है, और दूसरा साक्षी जो देखता है। एक तो हम भोगते कुछ करते हैं, और एक हमारे अंदर है, वो अंश है, उसे आत्मा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, जो देखता है कि हम क्या करें। हम सबसे छुपा सकते हैं, पर उस साक्षी से हम छुपा नहीं सकते। एक बार बच्चों ने पूछा क्लास में, सर पाप क्या होता है? मैं कुछ इस समय तो मैं दर्शन भी नहीं कर पड़ा। तो मैंने कहा भाई, मेरे ख्याल में जो विचार या जो कर्म, जो काम
आप छुपाते हो सबसे, वो पाप है। जो विचार या जो काम हम छुपाते हैं, दूसरों से छुपाते हैं, वो पाप है। तो हम सबसे छुपा लेते हैं पर अपने आप से नहीं छुपा पाते। तो एक साक्षी, और ये उसका अर्थ है। तो उसकी सिंप्लिसिटी है, उसकी इतनी सिंप्लिसिटी है स्टेटमेंट की, इतने मीनिंग्स हैं। तो ये असत्य असंगत, तो सिर्फ ये भी असत्य असंगति जो अर्थ हमने लगाया असत्य है, ऐसा तो नहीं होता कि एक बर्ड खा रहा है, दूसरा बर्ड दूसरा देखता जा रहा है और वहाँ से हिल ही नहीं रहा, बैठा हुआ है। इट इज़ एन इमेज, इट्स एन इमेज एंड इट इज़ एन इमेजिनेटिव इमेज, कंस्ट्रक्टेड इमेज, एंड दिस हैपेंस इन फिलॉसफी, उपनिषद। तो इसलिए जो उपनिषद में है, तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि हमें पुरुषार्थ है ना हमारे यहाँ, ये भी अगर अंग्रेजी में बोलूँगा आप सब मान लेंगे, हिंदी में बोलूँगा तो आप कहेंगे आपने फिर प्रवचन शुरू कर दिया। क्या? पहला राइचियसनेस, 4 एंड्स ऑफ लाइफ, जिंदगी के 4 गोल्स, क्योंकि उनसे हमारी लाइफ की हैप्पीनेस या पीस इंश्योर होती है। राइचियसनेस, एक मटीरियल वेलबींग, इतना के साधु दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा रहे, उतना तो होना चाहिए, मटीरियल वेलबींग। तीसरा, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, और डिजायर सिर्फ सेक्सुअल नहीं, एनी काइंड ऑफ डिजायर। आप कोई गाड़ी देखते हो, कोई मकान देखते हो, कहते हो मैं भी ऐसा बनाना चाहता हूँ, तो डिजायर्स। और फोर्थ, freedom from all this. When you grow old, like me, you lose things, you lose your teeth, you lose your eyesight, and then sometimes you reach a stage where you are tired, and you say, अरे ये सब छोड़ो। हमारे सियाने बुजुर्ग थे, उन्होंने 4 बनाए हुए थे, वानप्रस्थ और संन्यास, पर आजकल कोई करता नहीं। लास्ट मिनट तक पोते पोतियों के साथ बहाना बनाता है कि मेरी बड़ी ज़रूरत है और मैं पोते पोतियों के साथ रहूँगा, पर ऐसा ज़रूरत नहीं होती, हम रह नहीं पाते। दी 4 एंड्स ऑफ लाइफ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, फ्रीडम फ्रॉम ऑल दिस फाइनली। अब ये 4 एंड्स जो हैं, इनके लिए हमारे यहाँ स्पेसिफिक लिटरेचर है। धर्म के लिए हमारे पास धर्म सूत्र, धर्मशास्त्र बहुत है, कात्यायन की मनु है, बहुत है। धर्म सूत्र उससे पहले वो भी बहुत है। तो धर्म के लिए तो धर्मशास्त्र है, और अर्थ के लिए अर्थशास्त्र है। काम के लिए भी हमारे यहाँ, सिर्फ हमारे यहाँ कामशास्त्र है, कामशास्त्र है। और मोक्ष शास्त्र तो है ही, जो 3 उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र, वो मोक्ष के शास्त्र हैं। तो अगर ये हमारे चारों एंड्स के लिए 4 प्रकार के ग्रंथ हैं, तो ये साहित्य क्या करता है, इसकी क्या जरूरत है, ये प्रश्न पूछा गया। तो वो आंसर है, साहित्य इन सब में जो आइडियाज हैं, बड़े क्लिष्ट आइडियाज हैं, उनको दृष्टांत से, एग्जाम्पल से आम आदमी तक सारस प्लेजेंट तरीके से जो पहुँचाता है। अभी आप नाट्यशास्त्र का पहला चैप्टर पढ़ें तो वो उनको कहते हैं कि अब लोगों की इतना दिमाग नहीं है, समाज में बिगाड़ आ गए हैं, वेद अब सब नहीं पढ़ सकते, समझ नहीं आते, तो वो भरत को कहते हैं एक ऐसा कुछ बनाओ कि जिससे सारस रस से लोगों को वो ज्ञान मिले। तो लिटरेचर जो है वो इन विद्याओं का ज्ञान जो है ग्रंथों का सारस तरीके से कहानी के रूप में एक्चुअल इमेजिन्ड लिविंग बीइंग्स के कैरेक्टर्स के थ्रू उस ज्ञान को जीवंत बना के लोगों तक पहुंचाते हैं। तो साहित्य जो है वो दृष्टांत है हमारे दर्शन का, सारे दर्शन का, उसको सुनाते हैं। ये प्रश्न, फंक्शन क्या है? फंक्शन में एक राइटर है क्षेमेंद्र, वो कहते हैं
कि बहुत अच्छी अच्छी फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, सिमिलीज हैं और मेटाफर्स हैं, बहुत बढ़िया, शब्दों का चयन भी बहुत बढ़िया है और वाक्य भी बड़े सुंदर बनाए हुए हैं, पर इन सब का कोई भी लाभ नहीं अगर वो जो आपने बनाया, कंपोजिशन बनाया कह रहा हूँ मैं, लिखा नहीं कह रहा, क्योंकि हमारे यहाँ लिटरेचर कंपोज होता है, ओरल होता है ना, कंपोज होता है। तो आपने जो सब बनाया इसका कोई लाभ नहीं अगर आपका जो ग्रंथ है या जो आपकी जो कृति है, अगर वो जीवन औचित्य नहीं सिखाती, जीवन औचित्य, अप्रोप्रिएटनेस फॉर डिफरेंट थिंग्स इन लाइफ, ये ठीक है कि नहीं, ये है कि नहीं, ऐसा होना चाहिए कि नहीं, ये विवेक बुद्धि अगर नहीं आती तो उस साहित्य का चाहे उसमें कितनी बढ़िया आपको इलस्ट्रेशन, बढ़िया से बढ़िया टेक्निकली फिल्म बना लीजिए, अगर वो उल्टी चीज़ें ही सिखाती है तो हमारे दर्द से हिसाब से वो ठीक नहीं है। तो जीवन औचित्य का है। और एक और कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, चिकित्सा, क्यों वो अगर ये जो आयुर्वेद के अपने जो शास्त्रकार हैं, आजकल मेरे को डिमेंशिया शुरू हो रहा है। चरक 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 संहिता के पहले चैप्टर में वो ही टॉक्स ऑफ कि भाई आयु जो है ना, कौन सी आयु, ये आयुर्वेद है, आयु का तो कौन सी आयु, किस प्रकार की आयु, आप क्यों लंबा जीना चाहते हैं या आपको लंबा जीवन क्यों मिलेगा? वो कहते हैं हित आयु और सुख आयु। सुख आयु आपके सारे अंग शरीर के, आपका मन, आपकी आत्मा, वो इन टैंडम, वो हार्मनी में है, और आप वो आयु से सुख आयु, और उससे भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप जिंदा हैं तो दूसरों का वेलफेयर हो रहा है, दूसरों का हित हो रहा है, आप साधन हैं दूसरों की हैप्पीनेस और हित के, वो आयु जो है हित आयु, उसके लिए ये आयुर्वेद है। तो वेस्ट में आई हैपन वाज टू टॉक टू डॉक्टर्स, टॉक की थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आपने इतनी तरक्की कर ली है, आपको दिल भी बदल लेते हो, लिवर भी बदल लेते हो, टांगों की हड्डियाँ बदल लेते हो, नी बदल लेते हो, जमाना आएगा लंग्स भी बदल लेंगे, दिमाग भी बदल लेंगे, सिर्फ चौखटा बाहर का रह जाएगा, पर आप इतना कुछ करके आप इतना लंबा जीना क्यों चाहते हैं? Why do you want to live so long? The West में there is no philosophy for that. क्यों जीना चाहते? वही है कि थोड़ी चिकन और खा लेंगे, थोड़ी स्कॉच और पी लेंगे, मतलब जीते रहे बस, और ये खाते पीते रहे। पर हमारे यहाँ है लंबा जीवन इसलिए कि दूसरों का हित हो, इसके लिए टर्म है लोकल, लोक संग्रह। भगवद गीता में 3 बार ये शब्द आता है, लोक संग्रह, वेलफेयर ऑफ द पीपल। यू आर अलाइव एंड यू आर, बिकॉज योर बीइंग अलाइव ensures the welfare of the people. So every good text, जो एलिमेंट्स होती है वो भी 3 प्रकार की है, शरीर की है और मन की या आत्मा की एलिमेंट है, या एक्सीडेंट। और जैसे फिरोज तुगलक जब किले में घुसा, ऊपर से बल्ली गिर गई, मर गया, अब उससे उस एक्सीडेंट से भी आपको या तो शरीर का रोग लगेगा या मन का। ऐसा कुछ हुआ, आपको कुछ नहीं हुआ, जैसे बच्चे कई बार मोटरसाइकिल से चलाते हैं तो 2 जा रहे होते हैं, एक को बहुत चोट लग जाती है, एक बच जाता है, तो वे उससे भी वो जो दुख होता है आपको, आपकी आत्मा को होता है। अगर आपको चोट लगती है तो आपके शरीर को। तो इन तीनों के लिए आयुर्वेद में चरक कहते हैं कि जो फिजिकल रोग है उसके लिए तो दवाई है, मेडिसिन है, और जो आत्मा का या मन का है उसके लिए दर्शन, फिलॉसफी, राइट थिंकिंग टू लर्न, उसके दर्शन है। और उसके दर्शन वो जो है वो चिकित्सा है। जब साहित्य आपको जीवन औचित्य सिखाता है तो वो जो आपकी लाइफ में जो कठिनाइयाँ या कोई मुश्किलें आती हैं उसके लिए साहित्य जो है
वो भी चिकित्सा है, वो भी चिकित्सा है, क्योर है। पढ़ते हैं आप कई बार उल्टा भी होता है। एक यूनिवर्सिटी में, रूरल यूनिवर्सिटी में मैं था, लड़कियों की तो छत से कूद के आत्महत्या कर लेती थी। 3-4 केस हुए, फिर हमने इन्वेस्टिगेट किया, फिर वो रोका समझ के कि प्रॉब्लम क्या है। गांव से आती हैं तो कई घरों से आती हैं, अकेली पड़ जाती हैं, जो गाँव वाली है वो शहर वाली उसे फील करती है, बातें करती है। और एक वहाँ अकेले रहते हैं, मोबाइल, और एक वो ये लगा के ना ऐसे करके और गाने को आएगा आने वाला, और वो आता नहीं है, तो फिर छत से कूद जाती है। तो उनका बंद कराया वो सारा, ये सिस्टम उनका बंद कराया और स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस कराया नई यूनिवर्सिटी में। लड़कियों को खेलने में लगाया, हॉकी, फुटबॉल, एथलेटिक्स वगैरह, ताकि उनका दिमाग थोड़ा अपने उस मन से, उनसे घिरे हुए मन से हट के कहीं बाहर की तरफ जाए। तो ये चिकित्सा है, साहित्य की चिकित्सा है, अगर ठीक प्रकार का साहित्य ना हो तो वो है। तो ये फाइनली, आई हैव टायर्ड यू ऑल, बट फाइनली सौंदर्य, ब्यूटी इज नॉट ए पैरामीटर इन आवर लिटरेचर। एस्थेटिक्स में हमारे यहाँ एस्थेटिक्स की साइंस ही नहीं है, क्योंकि ब्यूटी इज अ परसेप्टिबल फॉर्म्स, जो दिखता है सौंदर्य उसका फीचर है। पर जिस दर्शन में जो दिखता है वो कंप्लीट सत्य नहीं है, तो उस दर्शन में अपीयरेंस की ब्यूटी मैटर नहीं करती। इसलिए हमारे यहाँ, मैं आई विल नॉट गो इनटू, बड़ा ब्यूटीफुल प्लेटो ने सिंपोजियम में द्योतिमा का डिस्कोर्स है अबाउट ब्यूटी, इट बिगिंस विद एप्रोप्रिएटनेस, मटीरियल एंड गोज टू गुडनेस। पर हमारे यहाँ सौंदर्य का बड़ा सिंपल, व्हाट इज ब्यूटीफुल? एनीथिंग टू विच योर माइंड अटैचेज विद रेवरेंस। कोई भी चीज जिसके साथ आपका मन श्रद्धा से जुड़ता है वो ब्यूटीफुल है। अब किसी घर में जाए, 3-4 साल के बच्चे से पूछे घर में सबसे सुंदर कौन है, तो ये मेरी नानी है, मेरी दादी, उनकी झुर्रियाँ पड़ी हुई है, दांत नहीं है, पर फॉर हर शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, बिकॉज हर माइंड अटैचेज विद रेवरेंस टू एनीथिंग। इसलिए हमारे यहाँ जो संयम, नियम और श्रद्धा, ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट मूल्य हैं इंडियन लाइफ में। संयम, मेरी माँ कहा करती थी, काका अगर 2 रोटियों की भूख है ना तो 1 खाओ, ये संयम था। ये मैंने अभी बंद किया था बटन, रविंदर ने बंद किया था। मेरी आदत है ये बटन खुला रखने की। मेरी मदर मुझे बुला के कहती थी कि ये दर्जी ने किस लिए लगाया है, बाहर जाने से पहले इसे बंद करो। और जेल में जब मैं क्लास से जाता था, जब कमरे से निकलता था तो बटन बंद करता हुआ जाता था, बटन बंद कर। वो तो जब मैं बाहर गया तो मैं देखा वहाँ तो लोग कपड़े ही नहीं पहनते, पर वो हमारे यहाँ लोग बटन के पीछे पड़ जाते हैं। पर हमारे संयम, नियम है और श्रद्धा नॉट ओनली फॉर पीपल और ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं के लिए भी। कई घर देखे मैंने जहाँ अब ऑडी गाड़ी या वीडियो या मर्सिडीज की गाड़ी खड़ी है और ईंटों के ऊपर लैमिनेटा रखा हुआ है, फिर ये इससे मैं सब बना है उसको भी। मतलब इन माई ओन केस, माई डॉटर when she was small did not allow me to sell my very old ambassador because she says the grandfather and grandmother used to sit in this. Then I said कि ऐसे पड़ी रहेगी, किसी काम नहीं आए, कोई काम नहीं होगी। तो वो कहती है पर पापा जी बीजी भी तो कोई काम नहीं करते थे, वो भी तो रहते थे। तो दिस श्रद्धा अटैच। आजकल क्या है कि मिक्सी बाजार ले जाते हैं और कहते हैं कि ये कितने पैसे लगेंगे, कहीं 500, नहीं कितने की 700, फेंको इसको, ये नहीं दे। वी वर ए रिपेयरिंग कल्चर, वी हैव बिकम ए डिस्पोज ऑफ। और इसमें रिश्ते भी डिस्पोज ऑफ होते हैं, रिश्ते भी, इंडिविजुअल्स भी, दूसरी चीज़ें भी। तो ये सारी चीज़ें, ये मैं जो बोली है सारी, ये भी मैंने अपना साहित्य पढ़ के बोली है। और इधर उधर हर प्रकार के जब हम पढ़ते हैं, अब अगर हम
जैसे मैंने करंट का नाम लिया, करंट का उनका नाम, उनका अनुवाद में हम पढ़ते हैं सारा सिर्फ एक ही वैल्यू सिस्टम इमर्ज करता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। A big thank you, Professor Kapoor, for such an enlightening and thought-provoking address. The canvas of Indian literature that you took us all through, weaving along the thread of Indian vision, is certainly an eye-opening one. Discussing and citing illustrations from Bhagavad Gita, Bhakti poets and our ancient scriptures to European Western tradition as well as Native American culture, it becomes a one wide ocean of history, religion, language, ethnicity, and so on. The range of your readings befittingly reminds us of Professor R.K. Kaul's vast interest areas in the discipline of language and literature. We express our deepest gratitude and appreciation for your valuable presence today. Once again, thank you, sir. We have today Sri Sandeep Kavishwar amongst us as guest of honor for the occasion. He has been actively engaged with RSS since 1998. He has served as All India Joint Organizing Secretary of Akhil Bharatiya Vanvasi Kalyan Ashram from 2021 to 2024. Presently, he is serving the nation in the capacity of convener, International Center for Cultural Studies, Bharat at Delhi. We feel blessed to have you, sir, on this occasion, and I take this opportunity to invite you to address the gathering. Shri Sandeep Kavishwar. Namaskar to all. When I will say Mita Kue Oyasin, you all will say Aho only. Aho. Okay? Mita Kue Oyasin. Mita Kue Oyasin. This means we are all related. It is Native American saying. So in formal words, we are calling Shri Kapoorji, respected Kapoorji, as Padma Bhushan. But in my words, he is Bharat Bhushan. Really inspiring, motivational personality. ऐसे लोगों को जब देखते हैं तो अपने शिक्षा और बाकी सब पर जो गर्व रहता है या अहंकार रहता है वो चूर चूर हो जाता है. There is a saying or couplet, नदी खुद हैरान है मुझ में कितना पानी. जब सागर से जा मिली तो खुद ही पानी पानी. तो ऐसे लोग जब सामने खड़े रहते हैं तो एक तो प्रेरणा तो मिलती है, लेकिन अपना गर्व हरण भी होता है. So I don't have the freedom to go beyond or go out of syllabus because I am not a teacher. Right, sir? Today I am honored, really honored, to speak about a subject that is Indian literature and Indian view. It is both vast and deeply meaningful. Indian literature is a treasure trove that offers a profound insight into Indian psyche, culture, and our values. Indian literature, with its roots tracing back thousands of years, is a tapestry woven with various threads of mythology, history, and philosophy. Indian literature, right from Vedas, Upanishads,
to the classic epics like Ramayana, Mahabharata, always been instrumental in shaping and reflecting the view of or the Indian view of world or the world outside and inside also. I will not take much time because the time is over, but still I will cite some examples. Like Ramayana and Mahabharata, this text present a view of life that is cyclical, interconnected, and emphasizing the importance of righteousness, the importance of dharma, that is righteousness or duties, and the importance of ultimate pursuit of truth, that is moksha. So these are our literature or these are our texts. In fact, the texts are in both forms, oral and literary or written form. I will say the impact of oral literature is more than the written form on Indian life. Tagore's writing in latest or modern age, we can say, those writings reflects a connection or deep connection to Indian culture while addressing the universal themes of human experiences. Also, their works often highlight the clash between the tradition and modernity, providing a nuanced view of India's transformation during and after the colonial era. In latest times, like Chetan Bhagat, Arundhati Roy, and many Salman Rushdie, many English writers are there. Their works address the issues like identity, politics, social discrimination, social evils, and so on. But revealing the ongoing evolution of Indian view also in a globalized world, because now we are saying the whole world is one family, but it is not our invention. Long back we are saying Vasudhaiva Kutumbakam. We are one, and the oneness is expressing through or various places through our Indian literature and Indian saints also. The role of Indian saints and their literature or their compositions is very much important in bringing the unity or unifying the society while the whole of the society was going in casteism or social discrimination. Then at that time the Bhakti movement or what he depicted, the Bhakti movement played a vital role in bringing the unity among the different classes, among the different creeds and clans also, and social status also. So the literature of the saints is very much important in our life. Today also the saints are playing a vital role in our society. I will cite some examples of beauty, depth and philosophy and magic of Indian literature. While we hear the Shiva Tandava Stotra, what is it? 2-3 lines only. Jatattavi galat jala prabha pavita sthale gale valambe lambita bhujanga tunga malikam damat 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 ninadavat damarvayam chakara chanda tandavam tanotuna Shiva Shiva. The words and rhythm itself depicting the nature of the composer, that is Rama, right? Other side, it is the expression of his bhakti only towards Shiva. But on the other side, Shankaracharya is also worshipping the same Shiva. But words are very soothing, like Brahma Murari Surarchita Lingam Nirmala Bhasita Shobhita Lingam Janmaja Dukkha Vinashana Lingam
tat pranamami sada shivalingam. It also depicts the nature of composer, that is Shankaracharya. You understand? So, the literature also depicting the nature of composer also. In other place, one shloka is there. See the magic of words. There is a shloka, Paya Kumaraha Janakaha Shashikhanda Mauli Shankha Prabhascha Nidhanascha Gavishayana Gangancha Pannagadharascha Umavilasaha Adyaksharena Sahito Rahitopi Deva. It means when you remove the first letter of every word, you will get the depiction of Vishnu or Krishna. That is incarnation of Vishnu only. And when you will recite the whole word, it is the expression of Shiva Bhakti. Like Kumar Janakaha. Paya Kumar Janaka. Paya means I am owing. Kumar Janaka. Kumar Janaka means Vishnu, Shiva. But Mara Janaka is Vishnu. In same thing, Shashikhanda Mauli. Shashikhanda Mauli is who is having the moon crescent on his head. That is Shiva. But Shikhanda Mauli is who is having the peacock feather on his head. That is Krishna. The incarnation of Vishnu only. Then Gavishayana. Gavishayana is the bullock. And then Vishayana means the eagle. The whose yan is eagle is Vishnu. And whose yan is Nandi is Shiva. So the gimmick is there. And the what we can say, the magic is there in words only when we remove the first letter and when we add or recite the whole shloka, we will get both Shiva and Vishnu. And the emphasis on the word or the when we give insistence on the words like Indra Shatru, there is a mantra of Veda, Indra Shatru Vivadhasva. When we give the pressure on the word like Indra, then it means the Shatru or the enemy of Indra will Vivadhasva, means he will be eliminated. When we give the pressure on the word or when we pronounce it like Indra Shatrus Vivadhasva, it means the Indra whose Shatru is Indra, he will be Vivadhasva or he will be finished. So we will see the beauty of words and the importance of utterness, or the importance of pronunciation, or the importance of writing in places. So, in conclusion, I will say Indian literature is not just a reflection of Indian view, but a dynamic and evolving dialogue between the past and present. Though its rich and diverse array of voices, Indian literature continues to shape and reshape of understanding of India and its place in the world. With this word, I will conclude my speech. Thank you. Thank you for giving a chance to speak here. Thank you. Thank you, Kavishwar sir, for your words of wisdom and insightful observations. It gives me immense pleasure to welcome now Professor Mahavir Prasad Kumawat, who formerly served at the Department of EAFM in various government colleges of Rajasthan. Professor Kumawat is an active social worker and currently he is working as Rajasthan Kshetra Prachar Pramukh RSS. I invite Professor Prasad to share his views on this occasion.
मंच पर विराजमान आदरणीय और हमारे पूजनीय प्रोफेसर कपूर जी, जितना हमने आज सुना है और उसके बाद में उसके उपसंहार के रूप में भाई संदीप जी कमिश्नर जी ने कंक्लूड किया है, उसके बाद में मैं सोचता हूँ कि विषय पर कुछ बस नहीं जाता है। इसलिए मेरे लिए एक समस्या थी कि मैं क्या बोलूँ। आप वैसे बेसिकली मैं कॉमर्स और अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ और इस नाते साहित्य से कोई बहुत बड़ा ऐसा अध्ययन किया हो, लेकिन समय समय पर कुछ पुस्तकें पढ़ने के लिए मिलती थी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जब काम करते हैं तो उसमें कुछ पढ़ना भी होता है। तो इस नाते मैंने कुछ 2-3 बातें मैं आपके सामने निवेदन करूंगा, ज्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। एक तो ये है कि जितना हमारा जो भारतीय साहित्य है, अभी डॉक्टर कपूर ने कहा है, प्रोफेसर कपूर ने कहा है कि हमारी 28 भाषाएं ऐसी हैं जिनमें लिखित साहित्य है, परंतु हमारी ऐसी बोलियां बहुत हैं, ऐसी भाषाएं हैं जहां वाचिक साहित्य है जिसको केवल सुना जा सकता है। और यदि हम आदिवासी क्षेत्र में, अभी मैं उदयपुर के बांसवाड़ा और डोंगरपुर क्षेत्र में गया था, तो वहां की जब कल्चर को देखते हैं, वहां के रहन सहन को देखते हैं, तो हमको साहित्य का भान होता है कि ये जो आदिवासी जो भाषा है, आदिवासी जो रहन सहन है, ये सबसे पुराना साहित्य है जो कि लिखित नहीं है, वाचिक है, इसलिए वो पुराना साहित्य है। इस दृष्टि से मैं ये मानता हूं कि भारतीय जो साहित्य है वो हमारा इतना समृद्ध है, इतना इसमें काम हुआ है, लेकिन जैसा कि अभी प्रोफेसर साहब ने कहा है कि हमको पढ़ाया नहीं गया। अब पढ़ाया क्यों नहीं गया, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, उनमें आज जाने की आवश्यकता नहीं है। जो साहित्य सृजन हुआ है उसके पीछे एक भारतीय चेतना है और उस चेतना के कारण से उस साहित्य का सृजन हुआ है। इसलिए जब साहित्य की हम बात करते हैं तो जो हमारी भारतीय चेतना है उसके कुछ बिंदुओं का भी हमको विश्लेषण कर लेना चाहिए। और इसलिए साहित्य और हमारी भारतीय चेतना ये एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के अभिन्न है, क्योंकि साहित्य सृजन के लिए चेतना का होना बहुत आवश्यक है। इसलिए साहित्य के लिए जो चेतना का जो संबंध है वो अत्यंत गंभीर संबंध है। और इसलिए मैं केवल उस चेतना के बारे में आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि भारतीय जो चेतना है उसके 4 आयाम हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन मैं केवल 4 के बारे में आपसे करूंगा क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है। बहुत देर हो गई हम सबको सुनते हुए और इतना अच्छा भाषण सुनने के बाद में मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा रुचिकर भाषण करना थोड़ा अच्छा भी नहीं लगेगा। तो पहले जो हमारी भारतीय चेतना की जो मुख्य बात है वो है पुनर्जन्म और मुक्ति। हमारे यहाँ जितना भी साहित्य लिखा गया है, जितना भी हमारा साहित्य है वो उसमें पुनर्जन्म की बात है। और इसलिए जबकि पश्चिम की बात करते हैं हम तो वो इस बात को स्वीकार नहीं करते, वो ये नहीं मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है। वो तो सीधा आज का जो जन्म है, वी आर लिविंग इन द प्रेमाइज इन द करंट, दैट इज अवर लाइफ। इसलिए हमारे साहित्य में पुनर्जन्म और मुक्ति को, इन दोनों को बहुत महत्व दिया गया है। और इसलिए पश्चिम की इस अवधारणा के अनुसार कि हम पुनर्जन्म नहीं होता है, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ कई उदाहरण ऐसे मिलते हैं, हमारे साहित्य में मिलता है कि कई सालों तक हम यदि रामायण रामचरितमानस का अध्ययन करते हैं तो हम जटायु की बात करते हैं। ऐसे हमारे कई युगों तक जीने वाले वहाँ पात्र हैं। और इस प्रकार पहली बात हमारी ये पुनर्जन्म की है, जिसमें आदमी जन्म लेता है और मुक्ति प्राप्त करने के लिए वो अपने इस भक्ति साहित्य का उपयोग करता है, अध्ययन अध्यता के नाते अध्यात्म के माध्यम से अपनी मुक्ति का मार्ग खोजता है।
दूसरी बात है कि हमारे यहाँ जो भारतीय चेतना है उसमें कर्म का सिद्धांत हमने माना है, और इसलिए गीता में कहा है कर्मण्येवाधिकारिषु मा फलेषु कदाचन। हमने कर्म को प्रधान माना है, और इसलिए कर्म को प्रधान मानने के कारण से हम जो कर्म आज हम करते हैं वो उन कर्मों का फल हमको आज ही नहीं आगे भी भुगतना पड़ सकता है। इसलिए एक छोटी सी एक दृष्टांत मैं आपको बता, महाभारत काल में जब भीष्म पितामह सैया पर सोते रहते हैं तो कृष्ण उनसे मिलने आते हैं, और मिलने आने के बाद कृष्ण से पूछते हैं कि कृष्ण, क्योंकि उन दोनों का डायलॉग ऐसा था कि वो एक दूसरे को जानते थे कि कृष्ण जो है वो किस प्रकार के भगवान है, तो उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था, कि कौन सा ऐसा कर्म किया था जिसके कारण से मुझे आज इन सोनों के ऊपर सोना पड़ा। तो कृष्ण जी ने कहा कि अपने पुनर्जन्म को देखिए, आपने जब भी जन्म लिया है तो उन जन्मों को देखिए, क्योंकि आपको दिव्य दृष्टा है, आप देख सकते हैं, आप देखिए कहीं न कहीं आपको जरूर कुछ मिल जाएगा। उन्होंने बोले मैं 100 साल तक देख सकता हूँ, मेरी दिव्य दृष्टि 100 साल की तक की होगी, लेकिन मुझे यदि आप थोड़ी दिव्य दृष्टि और देंगे तो फिर मैं देख सकूंगा, क्योंकि 100 साल में मुझे लगता है कि मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया जिसके कारण से मुझे सरसैया पर सोना। तब कृष्ण जी कहते हैं कि मैं आपको 102 वर्ष की दिव्य दृष्टि देता हूं, और जब 101वें वर्ष में जब भीष्म पितामह देखते हैं तो वो क्या देखते हैं कि बहुत बड़े प्रतापी राजा होते हैं और एक युद्ध करने के लिए जाते हैं, और युद्ध करते समय जब उनकी जो बग्घी चल रही होती है तो बग्घी के सामने एक सर्प आ जाता है। उन्होंने सोचा कि ये सर्प जो है मेरी बग्घी के नीचे आके मर जाएगा, और इसलिए उन्होंने उसको अपने तीर से, अपने धनुष के तीर से उठा करके, और जैसे ही उसको रास्ते से हटाते हैं तो एक झाड़ी में जाकर के गिरता है, और जैसे ही वो झाड़ी में जाकर गिरता है तो उसके कांटे चुभते हैं, और वो सर्प कई दिनों तक उन कांटों से चुप चुप करके मरता है। ये देखने के बाद में उन्होंने कहा कि कृष्ण ने ऐसा देख रहा हूं, तो कहा कि पितामह ये जो कर्म है, चाहे वो कोई से भी जन्म में आपने किया हो, ये जो कर्म है वो आपका पीछा नहीं छोड़ता है, इसलिए किसी न किसी जन्म में आपको इस कर्म का भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए आज वो क्यों, तो बोले मैंने तो ऐसा इसके हित के लिए किया था। तो उन्होंने कहा कि जो कर्म चाहे जाने में किया गया है या अनजाने में किया गया है, उस कर्म का फल आपको किसी न किसी जन्म में भोगना पड़ेगा। इसलिए हम पुनर्जन्म और कर्म की बात करते हैं। और एक तीसरी बात मैं कहता हूं कि हमारे यहाँ जो भारतीय चेतना है वो पश्चिम की चेतना से एक बहुत बड़े बिंदु पर भिन्न है। हमारे यहाँ जो भारतीय चेतना है वो जो शासन की आज्ञाकारिता है, सत्ता की आज्ञाकारिता है, उसका पालन करती है, और इसलिए और पश्चिम की वो तुरंत रिवोल्ट करते हैं, तुरंत उसके लिए विरोध करते हैं, और इस प्रकार का आंदोलन खड़ा करते हैं, जिससे ऐसा चित्र सामने आता है कि साहित्य से उनकी बाधा उत्पन्न हो सकती है। अब हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारी परंपराएं, हमारे रीति रिवाज और हमारे बंधन इतने होते हैं कि उन बंधन और परंपराओं के कारण से हम उनको तोड़ नहीं पाते, और इसलिए हम उस चाहते हुए भी यदि हम तोड़ना चाहें तो भी उस सत्ता की जो अधिकारिता है उसको हम नहीं तोड़ पाते। और एक चौथी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे भारतीय जो चिंतन है या भारतीय जो चेतना है उसमें हमारी कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिसे तू और मैं, इसलिए हम यहाँ तू और मैं का अंतर नहीं करते, हम यहाँ मैं और तू नहीं मानते, बल्कि हम यहाँ अपने अहंकार का खंडन करते हैं। अपने यहाँ हम अपनी भावना को अभिव्यक्ति करते हैं और सौंदर्य को निरपेक्षता के रूप में लेते हैं। इस प्रकार से इस चेतना के कारण से साहित्य का सृजन होता है, और इस प्रकार जब इस प्रकार का साहित्य सृजन होता है तो मैं सोचता हूँ कि वो विश्व में बहुत बड़ा एक अच्छा साहित्य माना जाता है। भारतीय साहित्य ऐसा ही एक साहित्य है। इतनी सी बात कहता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। Thank you, sir, for your valuable inputs. As we are about to conclude the program, I would like to request Dr. Arun Singh, faculty at the department, to propose a formal vote of thanks to this august gathering. Thank you, Pujya
On behalf of the Department of English, firstly I pay my honorific thanks to Professor Kapil Kapoor sir, who readily and very congenially accepted our invitation, and despite the usual predicaments of his, he came and enlightened us with his wisdom and vast knowledge. I owe in gratitude to you, sir. I feel very much thankful to Sri Sandeep Kaveshwarji for his honorable presence with us. Thank you for very much, sir, for being part of this program. I profusely thank Professor Mahavir Prasad ji. You spared time from your social activities for us. Thanks a lot, sir. I am very grateful to Dr. Varun Kaul for coming and sharing his time with us. Thank you very much. I cannot help expressing my gratitude to our enduring head, Professor Deepa S.P. Mathur, who is always our strength in organizing such academic feats. Without your mentorship, it is not possible, ma'am. Thank you very much, ma'am. I express my gratitude to all the senior faculty members here and my colleagues of the university who spared time from their busy schedules for attending this lecture. I am beholden to the staff of GAD and Proctor Office and English Department for their prompt support and cooperation. I am very grateful to my colleagues of the department, Pooja ji, Aditi ji, Shweta ji, Mohit ji, Shankar ji, and all the dear students, and for their unwavering support and cooperation during the planning and organization of this event. And last but not least, my dear students, in the organization of this program who were involved, you are the jewels of this department. Your meticulous dedication to every academic venture of the department is really an invaluable work. Thank you from the core of my heart, my dear students. Thanks a lot again to you all the present here for making this program successful. Thank you. It's time for our national anthem now. I would request everyone to kindly sit in their respective places. I'm sorry. Kindly stand and rise in your respective seats for the national anthem. Thank you everyone. We can't thank enough everyone in the gathering and the audience for being such a patient audience. Before we disperse, I have an announcement to make. Refreshment for the guests and the attendees has been arranged in the department premises. Thank you everyone for joining us on this occasion. And I won't say goodbye. We hope to meet very soon next in another program on another platform. Thank you.